नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव के इस खास कार्यक्रम ब्रेकिंग न्यूज में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ब्रेकिंग न्यूज में पार्लियामेंट में कल राहुल गांधी के भाषण के बाद अब सरकार हुई हमलावर। सरकार का कल भी हुआ पार्लियामेंट में हंगामा और सरकार के तमाम जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं आज भी वो इस मुद्दे पर हंगामा खड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी के भाषण के बाद अब आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर जवाब देंगी। 6 नए विधेयक भी पेश किए जाएंगे। संसद में बजट सत्र पर चर्चा के दौरान तमाम सदस्यों ने, विपक्षी सदस्यों ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों पर आज भी बात होगी। और उसके अलावा 2 बड़ी खबरें आ रही हैं जो कि एक केरल से, दक्षिण भारतीय राज्य केरल से वायनाड जिले में भूस्खलन की खबर है, जहां कई लोगों के मरने और दर्जनों लोगों के अभी भी भूस्खलन में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य वहां जारी हैं। इसके अलावा झारखंड से एक ट्रेन दुर्घटना की खबर आ रही है। वहां एक ट्रेन की कई पटरियां जो है वो डीरेल हो गई हैं पटरी से, कई डिब्बे उसके पटरी से उतर गए हैं। पिछले 13 दिनों में यानी करीब 2 हफ्ते में ये 7वीं रेल दुर्घटना है और रेल दुर्घटनाओं को लेकर के संसद में, लोकसभा में इस पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया जा चुका है 2 बार, लेकिन उस पर एक भी बार स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार नहीं किया गया है। वायनाड में आज जो हादसा हुआ है, बड़ा हादसा, भूस्खलन की जो घटना हुई है, इसको लेकर के भी कांग्रेस के सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन लोकसभा में, संसद में कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी। बजट पर चर्चा हो रही है और बजट को लेकर के बड़े आरोप सरकार पर लग रहे हैं कि तमाम राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। सिर्फ 2 राज्यों को तवज्जो दी गई है, 2 राज्यों को बजट में धन का आवंटन किया गया है और जिन 2 राज्यों के में सत्तारूढ़ पार्टियों की बदौलत सरकार चल रही है। तो सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद अलावा वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर का भी बजट आज पेश करेंगी। तो इन सब पर आपको इस ब्रेकिंग न्यूज़ कार्यक्रम में चर्चा होगी। इसके बारे में आपको अपडेटेड जानकारी हम देंगे, इस पर बातचीत होगी। लेकिन जो और भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, खबरें हैं, उन पर भी चर्चा यहाँ पर होगी। सबसे पहले बात करते हैं संसद के सत्र की, जिसमें आज जो बजट भाषण जो है उस पर, जो बजट पर चर्चा हुई है, वित्त मंत्री उस पर जवाब देने वाली हैं। जवाब के दौरान जो सवाल उठाए गए हैं उस पर क्या उनका कहना है, क्या उस पर सफाई देती हैं, इस पर लोगों की नजरें रहेंगी, निगाहें रहेंगी। लेकिन उससे ज्यादा जो रेल दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिस पर स्थगन प्रस्ताव का भी नोटिस दिया जा चुका है 2 बार, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया, उस पर भी आज हंगामे के आसार हैं, क्योंकि एक और रेल दुर्घटना इस दौरान हो गई। और इसके अलावा जो वायनाड में भूस्खलन की बड़ी घटना हुई है, वायनाड केरल का वो इलाका है, केरल में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है कि इस पर वहां पर राहत और बचाव कार्य जोर शोर से चलाया जाए, क्योंकि एक बड़ी घटना है। तो संसद की ओर रुख करते हैं। जो संसद में आज जो चीजें, जिन पर बातचीत होनी है, हमारे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, और क्या मुद्दे हैं जिन पर आज पार्लियामेंट में चर्चा होगी, जिन पर हंगामा होने की आशंका है और जिनको लेकर के विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे के सामने रहेंगे? देखिए समीर जी, एक तो बजट मुख्य मसला है ही, बजट पे बातचीत होगी, आज चर्चा आगे बढ़ेगी और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पे चर्चा का उत्तर देंगी और उसके बाद फिर बजट को पास करने की प्रक्रिया होगी। तो बजट को लेकर संघर्ष की स्थिति दिख सकती है दोनों पक्षों के बीच, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस तरीके से सरकार पर हमले किए और सरकार को एकदम से निरुत्तर कर दिया और उसके बाद पूरी सरकार हमको हमला करती हुई नजर आई और हंगामा करती हुई नजर आई, यहाँ तक कि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनको खड़े होकर के कहना पड़ा कि आपने प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दिया। मतलब एक तरीके से उन्होंने ये संदेश दिया कि चूंकि आपने प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दिया, इसलिए हम आपको नहीं बोलने दे रहे हैं। ये एक तरीके से किरण रिजिजू ने, जिसकी पीड़ा प्रधानमंत्री ने भी जताई थी कि 2.5 घंटे तक उनका गला घोटा गया, कुछ इस तरह से। हाँ, तो प्रधानमंत्री की जो पीड़ा थी वो आ गई। दूसरा ये कि राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया एक तरीके से पूरी सरकार को कि वो अंबानी अडानी के बचाव में सरकार पूरी उतर आए, और वो सरकार उतरी और राहुल गांधी
गांधी ने ज़बरदस्त तरीके से बेनकाब कर दिया कि इनकी मजबूरी है, ऊपर से आदेश आया है, इनको अंबानी अडानी की रक्षा करनी है। तो ये एक तरीके से बेनकाब सरकार हुई। तो अब उसके बाद फिर सरकार के सामने स्थिति आ गई कि अब विपक्ष से हार करके बैठ जाए। जाहिर सी बात है कि सरकार है तो हारना इतनी आसानी से ठीक नहीं है। तो वो हंगामा फिर शुरू हुआ सत्ता पक्ष की तरफ से। आज भी सत्ता पक्ष की तरफ से जब चर्चा होगी तो हंगामा हो सकता है। हालांकि राहुल गांधी का जो भाषण है उसमें से 4 शब्द निकाले जा चुके हैं, कट लग चुका है उनके भाषण पे। तो वो कट तो अलग की बात है, चूँकि वो तो लाइव प्रसारण होता है तो सब जगह पहुंच गया। राहुल गांधी को जो कहना था उन्होंने कह दिया, लेकिन कट चल चुका है। तो इसलिए वो कट सदन के अंदर जो कट चल चुका है उस पर अब चर्चा नहीं हो सकती। और इस पर एक हम लोग सुनने की कोशिश करेंगे कि जो एक रस्म होती है हलवा बना करके, राहुल गांधी ने किस तरह से एक चक्रव्यूह का जिक्र किया, पद्मव्यूह का जिक्र किया और बताया कि कुछ लोगों के मुश्किल से 5-6 लोग ऐसे हैं जो कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था और पूरे देश का शासन एक तरह से चला रहे हैं। एक बार हम लोग सुनेंगे कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं जो उन्होंने कल सदन में कहा था। बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, वो भी पीछे चल गया। फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। तो ये राहुल गांधी ने जो बजट को लेकर के लगातार विपक्ष जब से बजट पेश हुआ है तब से ही इस बारे में चर्चा हो रही है, आरोप लग रहे हैं। और ये बताया, राहुल गांधी का ये कहना है कि महज कुछ लोगों के लिए बजट तैयार किया गया, बजट में प्रावधान किए गए। और इसी को लेकर के जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं वो शायद अपना माथा पीट रही हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन उनके बोलने का मकसद साफ है, जो वो लगातार बोलते हैं कि केवल कुछ लोग अर्थव्यवस्था चला रहे हैं और उसका लाभ कुछ लोगों को ही मिल रहा है। जी बिल्कुल, और यही राहुल गांधी जिस तरफ इशारा करना चाहते थे, जो संकेत देना चाहते थे, राहुल गांधी ने साफ तौर पे संकेत दे दिए कि इस सरकार में किस तरीके से ओबीसी, एसटी और एससी के साथ भेदभाव होता है और किस तरीके से जो हमारी ऊंची जो एक तरीके से कहा जाए जो प्रशासनिक मशीनरी है उसमें भेदभाव हो रहा है। और बजट के तैयार करने में एससी, एसटी, ओबीसी का कोई योगदान नहीं रहा, इसलिए उनके साथ अन्याय हो रहा है। ये संदेश देना राहुल गांधी चाहते थे, वो दे दिया। राहुल गांधी जातिगत जनगणना के सवाल पर संदेश देना चाहते थे, वो भी उन्होंने दे दिया। और किसानों को लीगल गारंटी एमएसपी की, उस पर संदेश देना चाहते थे, वो भी संदेश दे दिया। और अपनी रणनीति भी एक तरीके से स्पष्ट कर दी कि इंडिया गठबंधन इस पर कोई अपनी तरफ से प्रस्ताव लेकर संसद में आ सकता है। उसके बाद फिर सत्ता के जो सहयोगी दल हैं उनके सामने विकट परिस्थिति होगी कि इन बिलों का समर्थन करें कि विरोध करें। खासतौर से तेलुगु देशम और जेडीयू के सामने विकट स्थिति होगी। भारतीय जनता पार्टी के सामने भी विकट स्थिति होगी कि वो एमएसपी पे लीगल गारंटी का विरोध करती है या जातिगत जनगणना का विरोध करती है, अगर इस तरीके का विपक्ष की तरफ से कोई प्रस्ताव आता है। तो राहुल गांधी ने एक तरीके से जो चक्रव्यूह की बात कर रहे थे, राहुल गांधी ने जो कहा भी कि आप इस चक्रव्यूह में नहीं मार पाएंगे हमको, ये कहा उन्होंने। और ये बता दिया कि आपके चक्रव्यूह से बड़ा हमारा चक्रव्यूह है और हमारे चक्रव्यूह में सरकार फंसती हुई नजर आएगी। और सरकार, समीर जी, इस चक्रव्यूह में फंसती हुई नजर बिल्कुल। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन का एक जो अगर देखा जाए कि उनका इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन, तो लगातार चुनाव के बाद से ही नहीं बल्कि चुनाव के पहले से ही इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत स्थिति में दिख रहा है। भले ही सीटें उसको कम आई हैं,
लेकिन उसकी एकजुटता वो लगातार दिखाई पड़ रही है और बढ़ती जा रही है, उसका दायरा भी बढ़ रहा है। वहीं एनडीए गठबंधन में जो दरारें हैं वो बहुत तेज बढ़ती चली जा रही हैं। कई राज्यों में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एनडीए से बाहर होने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर से अगर हम बात करें हरियाणा और महाराष्ट्र में, वहां उनसे अलग होकर के चुनाव लड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। तो ये गठबंधन की स्थितियां जो हैं वो भी एक चिंताजनक स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि गठबंधन के सहयोगी दलों की बदौलत वो सरकार चला रही है और अगर उनमें कोई भी किसी भी तरह का एक कहिए कि उनमें से कोई निकलता है जाता है तो इसका बड़ा असर सरकार की स्थिरता पर पड़ेगा। और यही आरोप विपक्ष लगा भी रहा है कि बजट में जो बजट आया है इसमें केवल उन 2 राज्यों को महत्व दिया गया है जो सरकार चलाने में जहां की पार्टियां इसको बीजेपी को मदद कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा जो राहुल गांधी अक्सर कॉरपोरेट के मामले में सरकार को घेरते हैं, अंबानी और अडानी का नाम लेते हैं। एक बार फिर उन्होंने पार्लियामेंट में जब वो बजट पर चर्चा के दौरान वो बोल रहे थे तो उन्होंने एक बार फिर जिक्र किया और स्पीकर ने फिर उनको टोका। तो राहुल गांधी ने पूछा कि आखिर उनका नाम तो आएगा ही, क्योंकि इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था उनके इर्द गिर्द घूम रही है, तो उनका नाम हम कैसे न लें। आप हमें उनके नाम का कोई विकल्प बता दीजिए। तो इसको लेकर के भी संसद में जमकर हंगामा हुआ और संसदीय कार्य मंत्री ने भी इस पर आपत्ति जताई। सुनते हैं कि राहुल गांधी ने इस मामले में क्या कहा। स्पीकर सर, मैं समझता हूं मंत्री जी को अदानी जी और A1 और A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूं, नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सर he is permitted to defend them, sir. It is a democracy, sir. He can defend them. We allow him to defend them, sir. ऐसा होता है क्या? A1 and A2, sir. आपके happily, sir. तो सुना हम लोगों ने कि राहुल गांधी ने किस तरीके से कॉरपोरेट्स का जिक्र किया, तो हंगामा हुआ लोकसभा में कल, और उसको लेकर के आज भी, चूंकि अब आज संसद में बजट भाषण जो बजट पर चर्चा हुई है उसका जवाब वित्त मंत्री देंगी। इस बीच एक बार रुख करते हैं, वायनाड में बड़ी दुर्घटना हुई है, लैंडस्लाइड, वहाँ पे भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। राहुल गांधी चूंकि वहाँ से अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता लेकिन इस्तीफा दे दिया है। उनका एक ट्वीट आया है, राहुल गांधी लिखते हैं कि मैं वायनाड में मेपड़ी के पास हुए भारी भूस्खलन से बहुत व्यथित हूं। मेरी हार्दिक संवेदना उन शोक संतप्त परिवारों के प्रति है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मुझे उम्मीद है कि जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उन्हें जल्द ही सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। मैंने केरल के मुख्यमंत्री और वायनाड जिला कलेक्टर से बात की है जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि बचाव अभियान चल रहा है। तो कई लोगों के वहां मारे जाने की खबर है और अभी भी मलबे में लोग दबे हुए हैं। और आगे वो फिर लिखते हैं कि मैं केंद्रीय मंत्रियों से बात करूंगा और उनसे वायनाड को हर संभव सहायता प्रदान करने का अनुरोध करूंगा। मैं सभी यूडीएफ कार्यकर्ताओं से बचाव और राहत कार्यों में प्रशासन की सहायता करने का आग्रह करता हूं। यह राहुल गांधी का ट्वीट है। और इस बीच इस पर सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वायनाड की घटना पर दुख जताया है, हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने, जो कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सदस्य हैं, उन्होंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है कि इस पर चर्चा कराई जाए, जो कि केरल में लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है और कई जगहों पर भूस्खलन की, सड़कें टूटने की, पुल टूटने की खबरें आ रही हैं। तो वायनाड में ये जो दुर्घटना है ये काफ़ी बड़ी है। इस पर और क्या अपडेट है अमलेंदु जी? समीर जी, इस पर केसी वेणुगोपाल और हेबी हिडेन जो कांग्रेस सांसद हैं, दोनों ने इस पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। असल में जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये है कि केरल के वायनाड जिले में मेप्पाडी के पास पहाड़ी इलाकों में मंगलवार सुबह भारी भूस्खलन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 10 लोगों की मौत होने की खबर है और सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका है। लगातार भारी बारिश के कारण बचाव कार्य बाधित होने के कारण मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अस्थायी पुल बनाने और हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों को निकालने के लिए सेना की सहायता लेने का वादा किया है और सेना की सहायता वहाँ पहुँच गई है। ये अभी
खबरें आ रही हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और एनडीआरएफ की टीमें प्रभावित क्षेत्र में सक्रिय रूप से तैनात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पे जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, उनसे बातचीत की है और अभी सूचना आई है कि प्रधानमंत्री ने मृतकों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की है। तो ये अभी तक ये खबर आ रही है इस मामले को लेकर कि राहुल गांधी का हम लोगों ने ट्वीट बता ही दिया कि राहुल गांधी इस पर क्या। और इसके अलावा वायनाड में ये बड़ी घटना हुई है लैंडस्लाइड की, उस पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। झारखंड में एक और रेल हादसा हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव संसद परिसर में कुछ उस पर कह रहे हैं, वायनाड और रेल दुर्घटना दोनों के बारे में। एक बार हम सुनते हैं। हादसा सामने आया है, झारखंड में 2 लोगों की मौत हुई है और कई जो है सो बॉगी पटरी से उतर गए। देखिए चक्रधरपुर झारखंड की लगता तो ये कि सरकार हर चीज में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले पेपर लीक रिकॉर्ड चल रहा था, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे, उसका भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और लगता है उसी के पीछे पीछे ट्रेन के एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आखिरकार सरकार जो दावा करती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का, और इतना बड़ा बजट उनके पास है, उसके बाद भी एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, आम लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं, जिन जान जा रही है। जो आज एक्सीडेंट हुआ है, जान जाने वालों की सरकार मदद करे और भविष्य में ऐसे एक्सीडेंट ना हो, कम से कम इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम सरकार करे। और बहुत वायनाड में एक्सीडेंट हो रहे हैं तो बहुत। आपको याद होगा सरकार COP21 में गई थी, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई। G20 में भी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। आज अगर वहाँ लैंडस्लाइड हुआ है तो कुछ दिन पहले उत्तराखंड की सुनने में आ रहा था कि बड़े पैमाने पे लैंडस्लाइड हुआ है और लगातार लैंडस्लाइड होते रहे हैं वहाँ पर। सरकार नेचुरल इस तरह की जो घटना होती है उसके लिए क्या कर रही है, सरकार को बताना चाहिए। आज वित्त मंत्री का रिप्लाई भी होगा सदन में और वो सबके जवाब भी देंगी। उत्तर प्रदेश को पिछले 10 साल में तो कोई बड़ा पैकेज मिला नहीं। हो सकता है अपने भाषण में, अपने रिप्लाई में कुछ बताएं। सब प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि इस बार तो चूक गए लेकिन अगली बार जो है सो हम लोग पूरी मजबूती के साथ जीतेंगे और बहुमत हासिल 2027 के बाद। देखिए ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि उसे आगे कर दो मोहरा। बीजेपी का स्ट्रेटेजी, उसमें आप उलझो नहीं, हमें मत उलझाओ। तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कह रहे हैं सरकार रेल दुर्घटनाओं का रिकॉर्ड बनाना चाहती है, चूंकि पिछले कई दिनों में एक मुश्किल से 2 हफ्ते में 7वीं रेल दुर्घटना है और इसको लेकर के संसद में चर्चा कराने की भी मांग की गई। 2 बार स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया और आज एक फिर दुर्घटना हो गई है, बड़ी दुर्घटना। झारखंड में जो हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस है उसके 3 डिब्बे पटरी से उतर गए और उसमें कुछ लोगों के हताहत होने की भी खबरें हैं, मरने की भी खबरें हैं। और इसको लेकर के क्या अपडेट है अमलेंदु जी जरा? इसमें अपडेट ये है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के ट्रेन मैनेजर हैं मोहम्मद रेहान, उनका बयान है कि सुबह करीब 3:39 पे ट्रेन पटरी से उतर गई और इस घटना में कई लोग घायल हो गए। यह घटना तब हुई जब डाउन लाइन में एक मालगाड़ी पहले ही पटरी से उतर चुकी थी और हावड़ा CSMT एक्सप्रेस 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। अप लाइन प्रभावित हुई है। ये है जो दक्षिण पूर्व रेलवे के ट्रेन मैनेजर मोहम्मद रेहान, उनका वक्तव्य है ये समीर जी। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना को लेकर ट्वीट किया है और उनका कहना है कि एक और भयावह रेल दुर्घटना आज सुबह झारखंड के चक्रधरपुर डिवीजन में हावड़ा मुंबई मेल पटरी से उतर गई, कई मौतें और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। यह दुखद परिणाम है। मैं गंभीरता से पूछती हूँ, क्या यही शासन व्यवस्था है? लगभग हर हफ्ते दुस्सपनों की यह श्रृंखला, रेलवे पटरियों पर मौतों और घायलों का यह अंतहीन सिलसिला, हम इसे कब तक बर्दाश्त करेंगे? क्या भारत सरकार की बेरुखी का कोई अंत नहीं होगा? मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं, परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ये ममता बनर्जी का ट्वीट है समीर जी। और बताया यह जा रहा है कि 13 दिन में ये 7वीं रेल बड़ी रेल दुर्घटना है। और ये हम देख सकते हैं कि वहाँ की कुछ तस्वीरें आ रही हैं, उसको हम स्क्रीन पर देखते हैं कि किस तरह से कितनी बड़ी ये दुर्घटना दिखाई पड़ रही है और क्या वजह है, अभी उसका कारण नहीं पता। वजह भी पता चल गया है समीर जी। वजह ये पता चला है कि पहले ही एक मालगाड़ी जो थी वो डाउन लाइन पे गिरेल हो गई थी मालगाड़ी और वो वहाँ पड़ी हुई थी मालगाड़ी और 120 किलोमीटर की स्पीड से ये जा रही थी
तो उसकी वजह से ये भी गिरे लोग। ये पूरी तरह से लापरवाही, नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस है कि किस तरह से चल रही है, ट्रेनें कैसे चल रही हैं, जिसका आरोप लगातार लग रहा है। और एक ही तरह की जो गड़बड़ियां हैं उनकी वजह से बड़ी बड़ी रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। उनको रोकने का कोई इंतजाम नहीं है, सेफ्टी और सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है, और ट्रेनों के भीतर क्या स्थितियां रहती हैं वो लगातार दिखाई पड़ रही हैं। जबकि स्थिति यह है कि पिछले 4-5 साल से लगातार ट्रेनों की संख्या कम हुई है, ट्रेनों का परिचालन कम हुआ है, और बताया यह जा रहा है कि ट्रेनों की सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई है। कवच सिस्टम उसमें लगाया जा रहा है। कहाँ है ये सिस्टम, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। 13 दिन में 7 बड़ी दुर्घटनाएं, अपने आप में ये बहुत गंभीर मसला है। इसी वजह से अभी अखिलेश यादव भी उसकी चर्चा कर रहे थे, और ममता बनर्जी जो खुद रेल मंत्री रह चुकी हैं, जो इस समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनका ये ट्वीट बता रहा है कि सरकार कितनी लापरवाह है इस मामले को लेकर के। जी बिल्कुल, सरकार की लापरवाही साफ समझ में आ रही है। और जैसा आपने भी बताया कि 2 बार स्थगन प्रस्ताव दिया गया रेलवे पे चर्चा करने के लिए, दोनों बार उसको अस्वीकृत कर दिया गया, उस पर चर्चा नहीं हुई। हमारे रेल मंत्री जो है उनके ऊपर लगातार ये आरोप लगता है कि वो रेल मंत्री कम और रील मंत्री ज़्यादा हैं। किसी दुर्घटना स्थल पर भी जाते हैं तो वहाँ जाकर के अपनी रील बनाते हैं। और ये कवच को लेकर के ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। सड़क रहेगी जाने के लिए, वहाँ स्कूटर से जाते हैं। हाँ, सड़क तो चर्चा में रेल दुर्घटना नहीं उनका, और थोड़ी हवा भी खा ली जाए, चूंकि एसी में बंद रहते हैं तो थोड़ा सड़क पर खुली हवा भी खा ली जाए, ये भी मसला हो सकता है। कवच वाला मसला तो समीर जी ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा था कि हम सब रेलों में कवच लगा रहे हैं, उसके बाद वो केस बंद कर दिया गया था। अब वो एक याचिकाकर्ता फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा है कि जब सरकार ने यहाँ कहा था कि हम सब कवच लगा रहे हैं, वो कवच नहीं लगे हैं और रेल दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, तो ऐसे में सरकार की उस हलफनामे को खारिज किया जाए और सरकार से फिर इस पर जवाब तलब किया जाए, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में आने वाले समय में सुनवाई होगी। और इस बीच में प्रियंका चतुर्वेदी भी रेल एक्सीडेंट पर कुछ कह रही हैं। शिवसेना की सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, सुनते हैं क्या कह रही हैं। शर्मनाक है कि लगातार हम ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे पढ़ रहे हैं किस तरीके से डिरेलमेंट हो रहा है। ट्रेन हादसे हो जाते हैं, जाने चली जाती हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। रेलवे मंत्री अपने प्रचार में व्यस्त हैं, वो देखते हैं कैसे रेल मंत्री की जगह मैं रील मंत्री बन जाऊं, इंस्टाग्राम रील्स बनाऊं और अपनी वाह वाह लूटूं। सारा जो वहाँ की रेलवेज का बजट है, मुझे तो लगता है उसका 30% तो इनकी प्रचार में ही जाता है। देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे रेलवे मिनिस्टर हैं जहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जाती है। कोई पार्लियामेंट में हम चर्चा करना चाहते हैं अंडर 267, वो चर्चा हमें होने नहीं देते हैं। जब कहते हैं कि जनता के बीच में जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं वो घटती जा रही हैं, जो बोगीज हैं वो कम होती जा रही हैं, रिजर्व सीट पे अनरिजर्व लोग भर भर कर जाते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ से जो ट्रेनें चलती हैं, निकलती हैं, आपको उनका हाल देखना चाहिए। लोग टॉयलेट्स में बैठ बैठ कर जा रहे हैं, पर इनको किसी तरीके की शर्म नहीं महसूस हो रही है, या ये नहीं ग्लानि महसूस हो रहा है कि इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। कोई फीडबैक अच्छे मन से दे तो उसको नकार दिया जाता है। आज सीनियर सिटीजन डिस्काउंट आपने खत्म कर दिया है, पैसेंजर फेयर्स आपने डायनामिक कर दिए हैं, तो कोई अगर लास्ट में टिकट भी खरीदता है उसकी टिकट वुड बी एज एक्सपेंसिव एज रेलवे एयर फेयर। तो आपने कोई सुविधा नहीं दी, आपने रोज ये डिरेलमेंट किया। फिर आप आएंगे वहां पर विजुअल्स लेंगे कि कहीं आप किसी की बाइक में बैठकर जा रहे हैं, कभी ऑटो में बैठकर जा रहे हैं, कभी इंजन के नीचे जा रहे हैं, चेक करने जा रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं जब हादसा हो चुका? फिर कहते हैं कार्रवाई करेंगे, फिर कॉम्पेंसेशन अनाउंस करेंगे और फिर इट्स बिजनेस एज यूजुअल। कब तक देश की जनता ये सहेगी? कब तक देश की जनता प्रधानमंत्री से ये उम्मीद रखेगी कि प्रधानमंत्री जी आपके कैबिनेट में ऐसे मंत्री बैठे हैं जो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिनको जिम्मेदारी तो बहुत सारी, इतनी सारे उनको पोर्टफोलियोज दिए हुए हैं। हाउ कैन ही डू जस्टिस टू द रेलवे मिनिस्ट्री कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हैज बीन थ्रोन आउट ऑफ द विंडो? तो ये इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और रेलवे मंत्री को इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए। बेदी जो शिवसेना सांसद हैं, सवाल उठा रही हैं रेल हादसों पर चिंता जताते हुए, बढ़ती रेल दुर्घटनाओं पर, और सबसे बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर, उनकी संवेदनहीनता पर, निष्क्रियता पर। और ये भी बात दिखाई पड़ रही है कि वो जैसे अभी अमलेदु जी बता रहे थे कि किस तरह से वो दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन सुबह की ये हुई दुर्घटना है, कितनी प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं और स्थगन प्रस्ताव तक का नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन रेल मंत्री का मेरे ख्याल से अभी तक कोई भी संवेदना का ट्वीट या दुर्घटना पर चिंता जताने वाला ट्वीट भी, एक्स पर बड़े सक्रिय रहते हैं वो, लेकिन शायद अभी तक नहीं आया है। अभी तक नहीं आया है समीर जी, और उनका लेटेस्ट जो ट्वीट पड़ा हुआ है वो कल का पड़ा हुआ है,
और कल वो मध्य प्रदेश के जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं उनसे मुलाकात की थी उन्होंने, उसका आखिरी ट्वीट इनके ट्विटर हैंडल पे पड़ा हुआ मेरे सामने, मैं देख रहा हूँ। अभी तक इस दुर्घटना पे उनका कोई वक्तव्य नहीं है, जबकि रेलवे के 2 बड़े अधिकारियों के बयान इस पे आ चुके हैं। जो मुंबई में एक अधिकारी हैं उनका बयान आ चुका है, उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपने हेल्पलाइन नंबर्स जो इशू कर दिए हैं, ये भी उनका आ चुका है। इधर दूसरे मोहम्मद रेहान जिनका मैं बता ही चुका, उनका आ चुका है। लेकिन हमारे रेल मंत्री इस पे खामोश हैं। शायद रेल मंत्री को शायद पता नहीं है कि वो रेल विभाग के भी मंत्री हैं या केवल वो टिकटॉक के मंत्री हैं, ये पता नहीं क्या है। जी बिल्कुल, वही आरोप अभी प्रियंका चतुर्वेदी भी लगा रही थी, और ये बहुत ही गंभीर बात है। 13 दिनों में 7वीं बड़ी रेल दुर्घटना हो रही है और रेलवे मंत्री उस पर सोए हुए हैं, उनका एक ट्वीट तक नहीं आया है, उनको जानकारी है भी या नहीं है इसके बारे में नहीं पता है, जबकि वो हर छोटी बड़ी चीज़ पर ट्वीट करते रहते हैं, तस्वीरें डालते रहते हैं। और अभी आपको अमलेंदु जी ने बताया कि उनका जो पिछला ट्वीट है, कल का ट्वीट है, जिसमें वो मध्य प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। कल उनका जी हाँ, एक और बड़ी खबर है समीर जी, ट्विटर पे रिजाइन जो है वो ट्रेंड कर रहा है, टॉप ट्रेंड कर रहा है। 98,000 से ज़्यादा ट्वीट हो चुके हैं, और वो लोग जो रिजाइन मांग रहे हैं वो अश्विनी वैष्णव का रिजाइन मांग रहे हैं। मंत्री का वो रेजिग्नेशन मांग रहे हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन रेलवे मंत्री को ये पता भी नहीं चल पाया है शायद अभी कि इतनी बड़ी दुर्घटना झारखंड में हो गई है, उसके बारे में उनके पास जानकारी है भी या नहीं। ना कोई उनका बयान आया है, ना कोई उनका ट्वीट आया है, और ना ही उनकी कोई इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है कि इतनी दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भी ये मान करके चल रहे हैं कि ये लगातार दुर्घटनाएं होती रहती हैं, इस पर क्या रोज रोज बयान दिया जाए। 13 दिन में 7वीं बड़ी दुर्घटना है। इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं इससे पहले शायद ही कभी हुई हो, और उसके बाद भी इस तरह से रेल मंत्री की खामोशी, ये उनकी निष्क्रियता का, संवेदनहीनता का एक जीता जागता प्रमाण है, जो कि विपक्ष के नेता आरोप भी लगा रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ तौर पर उनको घेरा कि इस मामले में वो कितने संवेदनहीन है, निष्क्रिय हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उनके पिछले कार्यकाल में भी लगातार रेल दुर्घटनाएं हो रही थी, और ये जो चीजें अभी बताई गई कि वो दुर्घटना स्थल पर पहुंच जा रहे हैं, स्कूटर से पहुंच जा रहे हैं, या वहां पर राहत कार्य में मदद देने वाली तस्वीरें खिंचवा ले रहे हैं, इस तरह की चीजों के बावजूद, इस तरह की और सिस्टम को चलाने में और दुर्घटनाओं को रोकने में नाकाम रहने के बावजूद उनको इस बार फिर से रेलवे मंत्रालय दे करके ये बताने की कोशिश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि वो उतने ही मजबूत स्थिति में आज भी प्रधानमंत्री हैं जितने कि पिछले कार्यकाल में थे। लेकिन जब बजट आया तो जिस तरह से 2 राज्यों के लिए उन्होंने सर्वस्व दे दिया और बाकी सारे राज्यों को इग्नोर कर दिया, उससे ये साफ पता चल गया कि वो किस तरह से दबाव में काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल साफ मालूम पड़ गया, दबाव में काम कर रहे हैं, उस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हम लोगों ने अभी प्रतिक्रिया सुनवाई थी शिवसेना उद्धव की जो सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी की, इस पे कांग्रेस के जो सांसद हैं प्रमोद तिवारी, उनका भी आ गया है, और उन्होंने भी मांग की है कि इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मांग प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं उनकी भी आ चुकी है समीर जी। इस्तीफे की मांग चल रही है, विपक्षी नेता मांग कर रहे हैं और आम जनता मांग कर रही है, क्योंकि ट्विटर पर रेजिग्नेशन वो रिजाइन ये ट्रेंड कर रहा है, लेकिन रेलवे मंत्री का अभी तक इस पर कोई ट्वीट नहीं आया है, और ये प्रचारित किया जाता है सरकार में कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। चाहे कितना भी लापरवाह मंत्री हो, चाहे कितना भी नाकाम मंत्री हो, चाहे कितना भी संवेदनहीन मंत्री हो, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देगा, क्योंकि ये सरकार की जिद है, प्रधानमंत्री की जिद है। जी, और प्रधानमंत्री की जिद के चलते ही अब इस्तीफे की मांग हो रही है। कांग्रेस के सांसद जो मलिक्कम टैगोर हैं, उन्होंने भी रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। इधर एक खबर समीर जी ये आ रही है कि जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 538 सीटों पर वोटों की हेराफेरी हुई है। ये खबर ADR की एक रिपोर्ट आई है उसकी। इस पे हम अपने सहयोगी अविनाश जी से चाहेंगे जब वो विस्तृत जानकारी दें। क्या है बिल्कुल, ये ADR जो है एजेंसी, उन्होंने इस पर सर्वे करके ये पता लगाया है। बताएं अविनाश जी। हाँ, कुल 538 सीटें हैं जहां जो वोट डाले गए हैं और गिने गए हैं उनमें अंतर है। करीब 176 सीटें ऐसी हैं जहां जो वोट डाले गए हैं उससे ज़्यादा वोट गिने गए हैं। ये 35,000 से ज़्यादा वोटों का अंतर है। जबकि 362 सीटों पर जो वोट डाले गए हैं और जो वोट काउंट किए गए हैं उनमें भी अंतर है, उनमें वो कम वोट गिने गए हैं कि करीब 5,54,000 वोट कम गिना गया है। अब आपको बता दें कि जैसे मुंबई उत्तर पश्चिम की सीट है, यहाँ से शिवसेना के जो सिंधे गुट के कैंडिडेट हैं रविंद्र वाइकर, वो सिर्फ 48 वोटों से चुनाव जीते हैं।
और एवरेजन हर सीट पर लगभग आप एक फिगर देख के चलें तो तकरीबन 10,000 वोटों का अंतर है। कहीं 10,000 वोट कहीं ज़्यादा गिने गए हैं तो कहीं कम गिने गए हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 10,000 वोट यदि दाएं बाएं यदि इधर उधर हो जाते हैं तो कितना बड़ा अंतर फंस जाता है सीट पर। ये पहली बार नहीं हुआ है, पिछले चुनाव में भी हुआ था। पिछले चुनाव में तो एक सीट पर 1 लाख वोट का अंतर था। ये 1 लाख वोट ज़्यादा गिन लिया गया था कुल डले हुए वोटों से। तो जो चुनाव पर शुरुआत से ही सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई कुछ गड़बड़ हुई है, तो लेकिन चुनाव आयोग तो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन ये तो सारे वो आंकड़े हैं जो कि चुनाव आयोग के ही आंकड़े हैं, उन्हीं के आधार बताया गया कि भाई वोट पड़े इतने और गिने इतने गए। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ ये उन्हीं का आंकड़ा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वोटर टर्नआउट जो ऐप जारी किया गया था और चुनाव आयोग बोलता था कि इस पर हम सारे डाटा डालते हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा कि जिस दिन पोलिंग हुई है और फाइनल आंकड़े आने में 8 दिन 10 दिन तक लग जाते थे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था और उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा था कि नहीं भाई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आंकड़ों में अंतर भी बहुत आ गया था, बहुत ज्यादा वोट्स। बिल्कुल अंतर आया था। 6% वोटों का अंतर आ रहा था। और आपको बता दें शुरुआत के 6 राउंड जो हुए थे उनमें तो वो वोट परसेंटेज और कुल कितने वोट डले हैं वो बता रहे थे। 7वें राउंड में सिर्फ टोटल परसेंटेज बताया है और फिर पुराने आंकड़े भी हटा लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई बूथ वाइज आंकड़े भी जारी कीजिए, तो चुनाव आयोग ने साफ मना कर दिया कि बूथ वाइज आंकड़े हम जारी नहीं कर पाएंगे। जबकि वो कोई मुश्किल काम नहीं था। चुनाव ऐसा नहीं कि चुनाव आयोग के पास में अधिकारियों या कर्मचारियों की कमी है, लेकिन उन्होंने बूथ वाइज आंकड़े जारी नहीं किए। यदि बूथ वाइज आंकड़े जारी कर दिए जाते तो आराम से पता चल जाता कि भाई किस बूथ पर कितना वोट डला है और कितना वोट काउंट हुआ है। बिल्कुल। और ये बहुत गंभीर मसला है और 11 बज रहे हैं। मुझे लगता है कि संसद की कार्यवाही भी शुरू हो रही है और इस बीच रक्षा मंत्री ने वायनाड की दुर्घटना पर बात की है मुख्यमंत्री से और सहयोग का आश्वासन दिया है और सेना को वहां पर भेजा जा रहा है। हाँ भेजनी सेना पहुंच चुकी है। 225 सैनिकों की टुकड़ी वहां पहुंच चुकी है। एनडीआरएफ की और जो स्टेट की आपदा प्रबंधन है उसकी भी टीम पहुंच चुकी है। तो बचाव कार्य वहां जारी है। लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने 4 जिलों केरल के 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उसमें वायनाड भी शामिल है। यानी कि बचाव और राहत कार्य में बाधा पड़ सकती है। अगर ऑरेंज अलर्ट है तो बारिश और होगी और भूस्खलन का खतरा और बढ़ सकता है। और बढ़ सकता है। हम लोग तस्वीरें देख सकते हैं जो वहां की है वायनाड की, और ये दिख रहा है कि किस तरह से कैसी भयावह स्थिति है और इन परिस्थितियों में वहां भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। और अभी भी चेतावनी दी गई है मौसम विभाग की कि इस तरह की घटनाएं अभी भी मौसम ऐसा बना हुआ है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कि ऐसी अभी घटनाएं और भी हो सकती हैं। और इसके अलावा ये जो चुनाव संबंधी जानकारी अभी हमारे साथी अविनाश जी ने दी, वो बता रहा है कि जो चुनाव आयोग पर जो इस पक्षपात के आरोप लगते हैं या उसकी जो उसकी क्रेडिबिलिटी पर जो सवाल उठते हैं उनमें दम है और वो तमाम जानकारियों को छिपाने की कोशिश इसीलिए करता है क्योंकि ये सारी चीज़ें उसमें हुई है जो दिखाई पड़ रही हैं। उन्हीं आंकड़ों के हिसाब से उन्हीं आंकड़ों का एक लेखा जोखा तैयार किया गया जो दिखाया गया, जिससे पता चल रहा है कि वोटों की गिनती जो की गई वो उनमें और जो वोट पड़े हैं उन दोनों के जो आंकड़े हैं, फिगर्स हैं, उनमें कितना बड़ा अंतर है और थोड़ा बहुत भी अंतर कितना चुनाव को प्रभावित कर सकता है, ये सभी को पता है। तो आज संसद में मुझे लगता है कि ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश होगी। हालांकि वित्त मंत्री बजट पर जो चर्चा हुई उसका जवाब भी देंगी, लेकिन जवाब के लिए उनके पास वो जवाब उनका क्या रहता है, जिस तरह के आरोप अभी तक विपक्ष ने संसद भवन के भीतर और बाहर लगाए हुए हैं, ये देखने वाली बात है। देखिए अब चूंकि वित्त मंत्री हैं और इनको प्रक्रिया पूरी करनी है तो जवाब तो वो देंगी। अब जवाब क्या देती हैं देखना है। अब ये बताती हैं कि चूंकि वो प्याज नहीं खाती हैं तो इसलिए प्याज की महंगाई पे बात नहीं कर सकती हैं, पेट्रोल नहीं पीती हैं तो पेट्रोल की महंगाई पे बातचीत नहीं कर सकती हैं, इस तरह की बातें कर सकती हैं जैसे वो पहले करती रही हैं। तो अब देखना ये कि वो क्या जवाब देती हैं। अब राहुल गांधी के हलवे के वो कह सकती हैं कि मैं ST OBC नहीं हूँ तो मैं उसकी बातों पर क्यों ध्यान दूँ, मैं तो वो नहीं हूँ तो इसलिए मैंने नहीं किया, ये भी कह सकती हैं। कुछ भी कहा सकता है, ये सरकार ऐसी है समीर जी, कुछ भी कह सकते हैं, ये सब इनको खुली छूट है। लेकिन इस बीच खबर एक और ये आ रही है कि राज्यसभा में कांग्रेस की सांसद हैं रेणुका चौधरी, उन्होंने नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव पेश किया है और उनका मसला ये है कि चाइनीज़ मिलिट्री जो है हमारी LAC और इंडियन टेरिटरी के नज़दीक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, खासतौर से जो
पेंगोंग लीक है उसके उत्तरी और दक्षिणी जो किनारे हैं उनके बीच में वो एक ब्रिज का निर्माण कर रही है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं। इस पे उन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। अब देखना ये है कि ये गंभीर मसले पे चर्चा होती है। पिछले दिनों मनीष तिवारी जो चंडीगढ़ से सांसद हैं उन्होंने भी दिया था, लोकसभा में दिया था स्थगन प्रस्ताव का, और ये दिया गया है राज्यसभा में। और अब हम लोग रुक करते हैं, संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है, लोकसभा चलते हैं, वहां पर क्या हो रहा है इस समय देखते हैं। माननीय मंत्री जी को वो कार्रवाई कर रहे हैं, मेरे को अवगत करा दिया उन्होंने। माननीय मंत्री जी, मैंने माननीय मंत्री जी एक मिनट, सारी घटना के बारे में सारी घटना के बारे में माननीय मंत्री जी ने मुझे अवगत करा दिया है, विषय उनके ध्यान में आ गया है आपका। माननीय मंत्री जी, मंत्री जी को रिप्लाई कराइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों का कल्याण। आप माननीय मंत्री जी, हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान अन्नदाता है, वो अन्न के भंडार भरता है और अन्न जीवन देता है, इसलिए किसान जीवन दाता भी है। और ये हमारी सरकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकमात्र लक्ष्य है, किसान कैसे सुखी हो, उसकी समस्याओं का समाधान कैसे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा से बढ़कर है और इसी भाव से अनेकों उपाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार अनेकों उपाय कर रही है। उनमें से एक उपाय है किसान का उत्पादन बढ़ाना। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों के कारण देश के अन्न के भंडार भरे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है माननीय अध्यक्ष महोदय कि आज कृषि विकास दर हमारी 4% के आसपास है, लेकिन अन्न के भंडार या फल और सब्जी के विपुल उत्पादन के बाद एक समस्या आती है और वो समस्या है उसके उचित भंडारण की। उचित भंडारण के अभाव में हम जानते हैं कि कई वर्षों तक दूसरी सरकार रही, लेकिन ना वेयर हाउस बने, ना राइपिंग सेंटर बने, ना कोल्ड स्टोरेज बने, ना ग्रेडिंग और साइटिंग की ठीक व्यवस्थाएं की गई। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत किसानों के हित में बड़ा कदम उठाया और वो था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने का। मुझे बताते हुए खुशी है, 1 लाख करोड़ रुपए की एग्रो इंफ्रा फंड की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। और जैसा माननीय सदस्य किसान की सदस्य माननीय मंत्री जी, एड्रेस इधर करें। पुरुषोत्तम रूपाला जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि की समस्याओं को समझते उन्हें स्टेटस पूछा है। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंतर्गत अब तक पूरे देश में, जिनमें लगभग 31 राज्य सम्मिलित है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिला के 72,222 संरचनाएं, जिनकी लागत 76,305 करोड़ रुपया है, ये पूरे देश में बनाई गई। ये मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में भी बनाई गई है, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा, केरल, बिहार, आसाम, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़, त्रिपुरा, चारों तरफ भंडारण की उचित व्यवस्थाएं की जा रही है। और इसके कारण किसान को औने पौने दाम पे अपने उत्पाद को बेचना नहीं पड़ता। वो जब चाहता है कि कोल्ड स्टोरेज में रखे या वो वेयर हाउस में रखे, रखता है और उचित दाम मिलने पर बेचता है।
ये किसान की खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए बहुत बड़ा कदम है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसका लाभ पूरे देश के किसान उठा रहे हैं। रूपाला जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्री का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने विस्तार से इस विषय की जानकारी। आप विस्तार से क्वेश्चन मत पूछो, आप शॉर्ट में क्वेश्चन पूछो। एक लाइन में पूछूंगा सर कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे किसानों को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता बनाने का भी विषय रखा है और संकल्प किया है। इसी योजना के तहत उसी दिशा में क्या प्रगति हुई है वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी बहुत विजनरी लीडर हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे, और ये कुसुम योजना जिसके 3 कंपोनेंट हैं, कुसुम ए, कुसुम बी और कुसुम सी। कुसुम ए में अगर बंजर भूमि पर कोई सोलर पैनल बिछा के बिजली उत्पादित करना चाहे तो कर सकता है। कुसुम बी के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, वो सोलर पैनल अपने खेत में लगा के अपनी सिंचाई की व्यवस्था भी कर सकता है, और वो चाहे तो ग्रिड में उत्पादित बिजली देके बिजली बेच के लाभ भी प्राप्त कर सकता है। और कुसुम सी योजना के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, वो अपना सोलर पैनल लगा के अपनी खेत की सिंचाई की व्यवस्था भी कर सकता है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कुसुम बी और कुसुम सी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की योजना के अंतर्गत सम्मिलित कर ली गई है, और कुसुम ए पर भी अभी विचार किया जा रहा है। मनीष जायसवाल। अध्यक्ष जी, मैं माननीय कृषि मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत जो इन्होंने किसानों को राहत दिया है। लेकिन मेरा एक सुझाव है अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी तक ये सुझाव पहुंचाना चाहता हूं कि सेलेक्टिव एरिया, जैसे हमारे झारखंड में टमाटर की खेती बहुत होती है। दादा, किसान के बारे में बात हो रहा है, दादा थोड़ा सम्मान कीजिए अन्नदाता का। किसान के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सम्मान करिए दादा उसका। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको पहले भी आग्रह किया है, माननीय सदस्यों को भी आग्रह किया, विशेष रूप से माननीय मंत्रीगणों का आग्रह किया है। कोई भी बैठे कोई भी टिप्पणी कर रहा है, आप उसका जवाब नहीं दें, और माननीय सदस्य भी क्यों जवाब दें। तो लोकसभा की कार्यवाही हम देख रहे थे, वहां पर किसानों के मुद्दे पर अभी प्रश्नकाल में चर्चा हो रही है, और इस बीच में एक और बड़ी खबर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1 रैंक 1 पेंशन मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अमलेंदु जी, क्या है इस पर डिटेल्स? नोटिस नहीं बल्कि जुर्माना लगाया है केंद्र सरकार पर, और जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ जो है वो एक सिविल अपील पर सुनवाई कर रही थी, और उसमें उसने इस बात के लिए जुर्माना लगाया कि 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम के क्रियान्वयन पर नियमित कैप्टनों को देय पेंशन के संबंध में केंद्र सरकार ने कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया है, इसलिए उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। और ये 1 रैंक 1 पेंशन जो था समीर जी, चुनाव के दौरान भी काफ़ी बड़ा मुद्दा बना था। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था लगातार कि ये चुनाव के दौरान, और प्रधानमंत्री जो थे इस पर बता रहे थे कि उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दिया। ये चुनाव में प्रधानमंत्री का दावा था अपने चुनावी भाषणों में। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक तरीके से कहा जाए इस सरकार की इस OROP को लेकर के जो नीति है उसकी हवा निकाल दी, उस पर जुर्माना लगा है। ये इस समय की बड़ी खबर आ रही है। यानी ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो दावा था कि लागू किया गया है, ये दावा नहीं किया, ये हम लोगों का एक तरह से कहा इंटरप्रिटेशन है। लेकिन जो कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहा कि चूंकि 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम के क्रियान्वयन पर नियमित कैप्टनों को देय पेंशन के संबंध में कोई निर्णय केंद्र ने नहीं लिया है, इसलिए जुर्माना लगाया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर जुर्माना लगाया 1 रैंक 1 पेंशन के मामले में, जिसकी जानकारी अभी दे रहे थे। और लोकसभा में अभी फिलहाल
फिलहाल लोकसभा राज्यसभा में प्रश्नकाल चल रहा है बजट पर। आज उस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर हुई चर्चा का जवाब देंगी, लेकिन स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए गए हैं। लोकसभा में केसी वेणुगोपाल ने, जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने नोटिस दिया है कि वायनाड में, केरल के वायनाड में जो भूस्खलन की बड़ी घटना हुई है उस पर चर्चा कराई जाए। और राज्यसभा में नोटिस दिया गया है जो चीन की सीमाओं पर जो जिस तरह से अतिक्रमण हो रहा है चीन की तरफ से, उस पर चर्चा कराई जाए। और इस पर पहले भी लोकसभा में भी नोटिस दिया जा चुका है। चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने, जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, लेकिन उनके नोटिस का पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। राज्यसभा में ये नोटिस दिया गया है फिर से उसी मुद्दे पर, उस पर संज्ञान लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, चर्चा की अनुमति दी जाती है या नहीं दी जाती है। लेकिन इस बीच ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। खास तौर पर बजट को लेकर के जो चर्चा हो रही है, बजट को लेकर के विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने 2 राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों को तवज्जो नहीं दी, और ये वो 2 राज्य हैं जहां की सत्तारूढ़ पार्टियों की बदौलत केंद्र सरकार चल रही है। जी बिल्कुल चल रही है। और एक बीच एक खबर और है, सुप्रीम कोर्ट से ही है कि जो सीनियर एडवोकेट हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने बेंच के सामने ये मेंशन किया कि जो अगस्त 6 को जो सुनवाई होनी है शिवसेना के विधायकों को लेकर के, उसको अननेसेसरली एनसीपी के साथ टैग कर दिया गया है। इस पर फिर बेंच ने क्लेरिफाई किया कि दोनों मैटर्स जो हैं वो एक साथ 7 अगस्त को सुने जाएंगे, यानी एनसीपी के जो बागी विधायक हैं उनके ऊपर और शिवसेना के बागी विधायक यानी एकनाथ शिंदे ग्रुप के इनके ऊपर, इनके दोनों की याचिकाएं एक साथ 7 अगस्त को सुनी जाएंगी। यानी जो वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष ने, स्पीकर ने विधायकों को जो पार्टी तोड़ करके गए थे उनको जो मान्यता दे दी है, उसके खिलाफ ये अपील दायर की गई है कि उनको मान्यता दिया जाना संविधान सम्मत है या नहीं है, उनकी सदस्यता खारिज होनी चाहिए या नहीं खारिज होनी चाहिए। शायद इस मैटर को अर्जेंटली सॉल्व करने के लिए इसलिए भी कहा गया है, अपील की गई है, क्योंकि अगर कुछ दिनों में 2-4 महीने में नहीं होता है तो ये फिर मामला बेकार हो जाएगा। यानी चूंकि विधानसभा का कार्यकाल अब नवंबर में खत्म होना है, तो इसलिए इसकी अर्जेंट सुनवाई करने को कहा गया है। अगर इस पर फैसला आता है, चूंकि विधानसभा अध्यक्ष ने जो टूट करके, अपनी मूल पार्टियों से टूट करके विधायक आए थे, एनसीपी के भी और शिवसेना के भी, उनको उन्होंने मान्यता दे दी थी कि ये सही तरीके से आए हैं, इनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। लेकिन अब उस पर सुनवाई होनी है 7 अगस्त को। अगर इस पर कोई फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का और सदस्यता रद्द होती है, तो अपने आप में बड़ा फैसला होगा कि किस तरह से वहाँ सरकार बनाने के लिए ये दुराभिसंधियाँ रची गईं, और स्पीकर ने उसको जो है एक तरह से मान्यता दे दी। स्पीकर ने मान्यता दे दी, और एक तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो भी एकदम स्पष्ट आदेश कुछ नहीं था कि आपने सारी बातें कह दी, गवर्नर ने ऐसा किया, स्पीकर ने ऐसा किया, उसके बाद फिर कि ठीक है इस फैसला स्पीकर ले लेगा। स्पीकर ने अपना फैसला ले लिया, जाहिर बात है स्पीकर को क्या फैसला लेना था। अब इन सब के खिलाफ ये आया हुआ है। और जो संजय राउत की हम लोगों ने पहले भी अपने इसी कार्यक्रम में बात सुनवाई थी, वो किस तरीके से कह रहे थे कि डेमोक्रेसी खतरे में और एक असंवैधानिक सरकार चल रही है महाराष्ट्र में। तो अब देखना ये कि असंवैधानिक सरकार को चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गिरती है या अभी भी असंवैधानिक सरकार जो चुनाव तक चलती है, तो ये देखना होगा समीर जी। बिल्कुल। और दावा था, उनका आरोप था कि तमाम जो दूसरी पार्टियों के बड़े नेता हैं उनके खिलाफ बयान देने के लिए जो कई केसेस में फंसे हुए लोग हैं, नेता हैं, उन पर दबाव डाला जा रहा है बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका भी नाम लिया। तो इस तरह से ये जो सरकार बनाने के लिए विपक्ष का आरोप लगातार रहा है कि दूसरी पार्टियों को तोड़ करके, और जहां अपनी सरकार नहीं रहती है, अल्पमत में रहते हैं, वहां इस तरह से जो ऑपरेशन लोटस का एक नाम दिया जाता है, उस तरह की कार्रवाइयां करके बीजेपी ने तमाम जगहों पर सरकार बनाई है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का इस पर कोई फैसला आता है, सदस्यता रद्द होती है उन विधायकों की जो अपनी पार्टियों को तोड़ करके गए थे, तो ये एक बड़ा फैसला होगा। एक बार रुक करते हैं राज्यसभा का, वहां की कार्यवाही, वहां इस समय क्या चल रहा है, देखते हैं राज्यसभा में। What I find is, when it is known in categorical terms, members have got into another group, they think they must raise 267 so that their name and the issue can get in public domain. That will be improper. No. Action, yes, I will not. Sorry, I have taken a stand that I will not. Matters raised with, nothing will go on record. Matters raised with permission, Dr.
Medha Vishram Kulkarni demand for special relief package for the victims of flood elected. One second. Please. Why are you doing like this? There is a senior person standing. Yes, Mr. Yes. Please. Just for a minute. I'll Just for a minute. One second. I get the sense of the house. Please. सर, कल एक आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पर ये कहा था What is the issue? केरल इशू सर. Kerala of Wayanad में 42 people have died and more are affected, sir. This is a very serious issue. One second, take your seat. One second. It was indicated to me by Shri Pramod Tiwari that Honorable LOP would also like to speak on this. We have had several members. J.B. Mathur had spoken to me. John Bitas has spoken to me. In detail, Mr. Kiran Rijiju has spoken to me. This is a very painful situation. Several people have lost their lives in a calamity, and state government and the central government are acting in tandem and togetherness. We are distressed by the landslides in parts of Kerala. Yes, you also raised. You also raised. One second. Please release our thoughts. One second. Our thoughts in bipartisan matter are with those who have lost their lives, and if they are injured, we wish them speedy recovery. It is a situation where the entire nation has risen to give relief to the people concerned. All agencies, central government, state government, the Prime Minister of the country has spoken to the Chief Minister. He has expressed all help to be given to them. There has been some ex gratia payment already by the central government. I am sure the state government is doing. Mr. Devgowda ji, sir, whole house is with them. Sir. No, sorry, I made a mistake. I called leader of the opposition as Shri H.D. Devgowda. So that error is corrected. ठीक है ना? So Shri Mallikarjun Kharge ji, leader of the opposition. And before you say, sir, the whole house in one voice is with them. The entire country has converged all agencies to help out the people in distress. The Prime Minister, the Chief Minister, everyone is alert and engaged in the activity. Sir. सर ठीक है, आप जो मुनासिब समझे वो बोलिए. सर, ये वायनाड के बारे में क्यों हंस रहे भाई? मैं कुछ भी बोलता, सांप भी हंसते हैं और आप भी हंसते हैं क्या? सर, मन दुखी है मेरा. मैं हंस नहीं रहा हूँ. मैं साफ कहता हूँ, मैं नहीं हंस रहा हूँ. मन दुखी है. सुबह पता लगाया तो कहा कि 2 दर्जन है. फिर पता लगाया नंबर और बढ़ता जा रहा है. और ये बहुत अच्छा लगा कि सभी शक्तियाँ, केंद्र की और राज्य की, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री, सबके सब इस मामले में सक्रिय हैं. ठीक. और देश में जहाँ भी विपदा आती है. ठीक है साहब, ये देखिए, मैं सर, ये तो मुझे तो पूरी जानकारी वहाँ की नहीं है, और जो पेपर में मैं पढ़ा और वहाँ टेलीफोन से जो मालूमात लिया वही मुझे मालूम है, क्योंकि इतने लोग वहाँ पर मर चुके हैं वो मट्टी के ढेर में. अब तो 50 की गिनती हो गई, लेकिन उससे अंदाज़ा लगता है, क्योंकि ये रात के 2:30 बजे होने से किसी को पता नहीं चला कितने लोग मरे, कितने लोग हैं. और इसके लिए वहाँ की जो महिला है, हमारी MP, उसके पास जानकारी है और वो अपनी बात रखना चाहती है. मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उसको अलाउ कीजिए, और जो चीज़ है, जो बातें आपने यहाँ पर बताया, सरकार अलर्ट है, वो मिनिस्ट्री अलर्ट, फलाना, वो बताएंगे. फलाना नहीं बताएंगे. नहीं, उनका सुनने के बाद वो बताएंगे. आप जो हमको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं
उसके बजाय सरकार वो इंफॉर्मेशन दिए तो ठीक होगा। क्या स्पेशल स्क्वाड वहाँ पर गया है, क्या मिलिट्री गई है, क्या सेंट्रल पुलिस फोर्स गया है, क्या पैसे का माननीय प्रतिपक्ष के नेता, पैसे का इंतजाम माननीय हुआ है, प्रतिपक्ष के नेता, डॉक्टर्स का आपका इंतजाम। कटाक्ष में पूरा समझ गया हूँ और मैं जानता हूँ कि मुझे क्या इंफॉर्मेशन देना चाहिए। मेहरबानी करके मर्यादित आचरण कीजिए। नहीं। आप इतना लाइट कर रहे हो, ये गंभीर मामला है। यही तो मुश्किल है। आपको अंदाजा होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि साहब, सूर्योदय से पहले जो देश का नेतृत्व, जो मालूमात और जो मुख्यमंत्री इंफॉर्मेशन आपके पास है, नहीं, वो सरकार हम सबको देना चाहिए। नहीं, आप अगर वो रेफर करें, बैठिए। आप ये कह रहे हैं कि आपके एक सदस्य को बोलने दूं, यही कह रहे हैं ना। All you are saying is, just she will speak. I have heard it. Please. I have heard it. Honorable members, one second. I have understood. बैठिए। बस बैठिए। Please take your. Please, John Britas, please take your seat. Take your seat. Honorable members, okay. Take your seat. Those of the members. On what point? Are you saying the same thing which Leader of Opposition has said? I am surprised. How irritating it is to me. How irritating it is. Leader of the opposition has already said so. Do you need to supplement the leader of the opposition? Why? He doesn't need supplementation. If the leader of the opposition says something, it is supreme importance. Honorable members, one second. Please, would you please take seat? Would you please take your seat? Honorable members, kindly listen to me carefully. Thank you. I'm grateful. Honorable members, every disaster or a tragic situation anywhere in the country is concern of all of us. And I have indicated that in my chamber, several members of parliament have come. They have indicated their concern. I have also shared with them that it is a case in which, without loss of time, the state government, the central government have put themselves in action. Even before sunrise, dialogue with the Chief Minister has taken place. Everyone is acting. So all we can do at the moment is we express our serious concern. We express our solidarity and condolence with the families who have lost their loved ones. We wish speedy recovery to those who are injured. Beyond that, at the moment, if the honorable members would like to, number one. Number two, one second. No, sorry. No. Everyone would have. Sir, I can't confine tragedy to one state. Mr. You don't have a. 1 second. Please. No, nothing will go on record, honorable members. Honorable members, please. This is not an occasion. Honorable members, take your seat. First, take your seat. Unless you will hear me, nothing will proceed. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Honorable members, take your seat. Number one. 1 second. Mr. Sanjay Singh. 1 second. Mr. Sanjay Singh, sit down. 1 second. Mr. Sanjay Singh, you do not have any member from Aam Aadmi Party from Kerala. That does not mean you are not concerned. You are concerned. Every member of the house is concerned. Every member is concerned. Our country is one. What will you discuss? नहीं.
honorable members, what will you discuss? Really, what will you discuss? One second. No, sorry. So, 1 second. Santosh Kumar, please. What will you discuss? No. What will you discuss? No, sorry. Honorable members, nothing will go on record. Dr. Medha Vishram Kulkarni demand for a special relief package for the victims of flood affected Maharashtra. Please. Honorable Chairman, sir. Please. Honorable Chairman, sir, I rise today to draw attention to the devastating floods that have ravaged Pune, Kolhapur, Satara, Mumbai and other districts of Maharashtra, causing immense suffering and loss for the people. This situation demands immediate intervention from the central government, sir. Incessant rains have caused severe waterlogging, disruption normal life and forced school closures. Mumbai recorded its second wettest July with over 150 centimeters of rainfall. Tragically, from May 15 to July 25th of 2024, at least 94 people have died due to monsoon-related calamities, and with the 4 missing and 144 injured. The state government is implementing measures including rescue operations, relief camps and food distribution. I urge the central government to establish a committee to assess the damage and provide the special relief package for affected farmers, including financial aid for livestock losses, crop damages, compensation for... तो राज्यसभा में हम देख रहे थे कि जो झारखंड में रेल दुर्घटना हुई है और वायनाड में जो भूस्खलन की घटना हुई है, इसको लेकर के चर्चा कराने की मांग विपक्ष कर रहा है, लेकिन उसकी अनुमति नहीं दी इस सभापति ने, जिसको लेकर के वहाँ हंगामा हो रहा है। इसके अलावा लोकसभा में भी इस समय चर्चा हो रही है और वहाँ भी मांग हो रही है कि इन दोनों दुर्घटनाओं पर जो हादसा हुआ है वायनाड में और रेल दुर्घटना जो झारखंड में हुई है, उस पर चर्चा तुरंत कराई जाए। उसको लेकर के चलते हैं, एक बार रुख करते हैं लोकसभा का। Has there been any change in the application process or requirements compared to the previous rounds? Could you provide details on the expected levels of investment and capacity expansion that the ministry anticipates from the industry under this scheme? माननीय मंत्री जी। Speaker sir, the member has asked a very pertinent question regarding the public-linked incentive scheme, which is a very ambitious scheme of this government. And the member has asked what is the criteria on which basis this scheme incentives are given. So I'd like to inform through you to him and the House that the PLI scheme, those entities are... तो संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही हम लोग देख रहे थे और राज्यसभा में जिस तरह से इन दोनों दुर्घटनाओं पर तत्काल चर्चा कराने की मांग जो विपक्ष कर रहा था, उसकी अनदेखी कर दी गई। उसके लिए सभापति ने मना कर दिया, लेकिन वहां पर विपक्ष जो है इस पर चर्चा कराए जाने को लेकर के अड़ा हुआ है। कार्यवाही चल रही है, लेकिन विपक्ष जो है अपनी मांग लगातार रख रहा है। इसका मतलब ये है कि और उस बीच में जो राज्यसभा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, वो दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में जो शनिवार को हादसा हुआ है वहाँ कोचिंग में, उसको लेकर के भी चर्चा कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन उसको भी खारिज कर दिया सभापति ने। इस चीज़ को लेकर के वहाँ पर लगातार हंगामा जारी है और ये मांग चल रही है। बजट पर आज वित्त मंत्री का भाषण भी होना है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये वायनाड का हादसा हो या फिर जो झारखंड में रेल दुर्घटना हो, उस पर चर्चा कराए जाने की मांग विपक्ष की लगातार जारी रहेगी। और रेल दुर्घटनाओं को लेकर के पहले भी 2 नोटिस दिए जा चुके हैं स्थगन प्रस्ताव के, उनको स्वीकार नहीं किया गया पिछले हफ्ते लोकसभा में, और इसी दौरान अब आज सुबह एक फिर इतना बड़ा हादसा हो गया, जिसको लेकर के बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि रेल मंत्री जो हैं वो उनकी नाकामी है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफे की मांग हो रही है। इस पर जो है विपक्ष लगातार रेल मंत्री
और प्रधानमंत्री दोनों को घेर रहा है। तो इस पर अब जवाब देना जो है अमलेदु जी, मुझे लग रहा है कि सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होगा। अभी तो उसको बजट पर ही जवाब देना मुश्किल हो रहा था, चूंकि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है। ये एलजी को बर्खास्त करो, ये आम आदमी पार्टी के जो एमपी हैं वो इसकी मांग कर रहे हैं पार्लियामेंट के भीतर, संसद परिसर में। और एलजी का ये बताया जा रहा है कि जो राजेंद्र नगर की घटना है उसमें एलजी को दोष दिया जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कल आम आदमी पार्टी के उसके दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। तो ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो जारी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि वायनाड के हादसे को लेकर के और जो रेल दुर्घटना हुई है झारखंड में, लगातार रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, 13 दिनों में 7वीं बड़ी रेल दुर्घटना है। उसको लेकर के विपक्ष अगर चर्चा की मांग कर रहा है तो विपक्ष का सवाल है कि उसको इस पर चर्चा करने क्यों नहीं दिया जा रहा है। नहीं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में, उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि जो सभापति महोदय सूचनाएं दे रहे हैं वो सरकार सूचना क्यों नहीं देती है। उसको सभापति महोदय ने कहा कि आप जो है वो मतलब हिंदी मुझे सिखाएं, नहीं हिंदी में अगर कहा जाए तो उनका कि आप तमीज़ से बात कीजिए। मतलब उनका कहने का ये था, आशय अगर समझा जाए तो ये आप तमीज़ से बात कीजिए, मेरे पास क्या सूचनाएं आती हैं, कहाँ से आती हैं, वो सूचना मैं आपको दे रहा हूँ। यानी सरकार की जिम्मेदारी कोई नहीं है, अब ये समझा जाए। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे यही कह रहे थे कि जो भी चीजें हैं, जो कुछ भी वहां हो रहा है, जो राहत और बचाव कार्य के लिए वहां पर प्रयास चल रहे हैं, उसकी सूचना सरकार की तरफ से आए। जाहिर सी बात है, सरकार है किसने? सरकार को अब अगर वहाँ की सूचना जो है वो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति थोड़ी देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। और जाहिर सी बात है कि जब वहाँ एनडीआरएफ की टीम जानी है, मिलिट्री भेजी जानी है, और वहाँ भेजी जानी है, रसद भेजी जानी है, सहायता सामग्री भेजी जानी है, तो वो सभापति महोदय थोड़ी भेजेंगे, सरकार भेजेगी। जब सरकार भेजेगी तो उसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। सरकार जिम्मेदार किसके प्रति है? सरकार सदन के प्रति जिम्मेदार है। अमलेदु जी, देखें हम लोग कि राज्यसभा का जो हंगामा है, राज्यसभा में इस मुद्दे पर जो विपक्ष मांग कर रहा था उसको अनुमति नहीं मिली, उसको लेकर के अभी भी वहां पर हंगामे की स्थिति बनी हुई है। और विपक्ष अपनी इस बात पर अड़ा है कि वायनाड के मुद्दे पर और जो झारखंड में रेल हादसा हुआ है उस पर चर्चा कराई जाए, तत्काल उस पर चर्चा कराई जाए और जो भी अपडेट है वो दिया जाए, सदन को बताया जाए। Please. Sir. Yes. Sir. The only request is to include Kerala. Please, I got your point. Ecologically fragile place. Please. See, Kerala is your land also, sir. Okay. Please. It's the land of everyone. Yes, you have made your point. You have made a good point. Compensation to those who are died. Okay. These are the three demands. Please understand. Please. Prime Minister of India and everybody, this early morning, they consulted our Chief Minister and everything. We accept and we have got respect. But now the issue is no money with the Kerala government. At least immediately you have to release some money to move all this one. So please, one by one. No, I will give you opportunity. Take your seat, sir. Take your seat. I am from Wayanad constituency and I am leaving now, irrespective of my question hour and all. Now I am leaving for Wayanad. So we are meeting the people. We have to say something from Minister. Gravity of the situation, the bodies of more than 25 bodies are found 40 kilometers downstream and a different district in Calicut. So you should understand the gravity of the situation. 500 families are stranded over there and more deaths are reporting every minute. And it is not, can you have 2 minutes to express our grievance? And the government is not ready to listen. We have the first-hand information than people sitting on the tertiary bench. And you don't put any political colors to this. Please, and please give all assistance thank you. by the Sunday government to Kerala. Thank you. JB, then after. JB Matherisam. Sir, the Wayanad tragedy, the landslide, that devastation cannot be measured at this moment now. It is so vast, it is so devastating that 43 deaths, that's from babies, little babies to the elderlies have passed away, and even families have swept. Families, it's not just one from family, 1, 2, 3, 4, 5. We have news of that. We have first-hand information. So our request is the government should immediately declare this as a national disaster, provide 5,000 crore package immediately. Sir, 1 second, sir. Sir, let me. A bridge has collapsed. A bridge has collapsed.
that bridge has to be made now temporary bridge to be consulted. NDRF Have I made a mistake in giving you floor? and helicopter Take your seat now. immediately, sir. Nothing will go on record now, please. Just 2 minutes. Sir, this is a very painful day for every Kerala, sir. Very painful. See, please consider us. We are praying for the assistance from the union government. Sir, we are What praying. are you saying? Sir, we are praying. Sir, Don't make sir, a speech. Sir, just a minute, sir. Don't make a speech. Sir, just a minute, sir. Sir, You are not aware. sir, just a minute, sir. Before sunrise, people were in action. Sir, just a minute, sir. Before sunrise, sir, the first Chief thing, Minister, Prime sir, Minister have been in action. Sir, rescue Don't is do the, this. Sir, No, don't do this, please. Sir, just You a are minute. not aware what is happening. Yes, just a minute, sir. No, don't make it political. Never. You are not aware what is Never, happening. sir. I am aware. Sir, I am fully aware. Sir, I am trying to express my feeling, sir. Sir, I am trying to express my feeling. Sir, please, just a minute, sir. Sir, ensure the rescue process. Please ensure proper rescue process and please assist us for the rescue. Okay. Proper rescue. Point well taken. Leader of the House. Leader of the House. No, please. Enough. Sir. You associated with, you said so. I can't open the debate like this. It's not a debate. Please. 1 second, sir. Half a minute. Yeah. Half a minute. Yeah. Sir, Half a minute. yeah, sir, in Wayanad is very near to my home village, sir. Sir, there, very painful incident was happened. The intervention of the central government and proper assistance from the government is very necessary. So government should ensure the financial assistance and all possible assistance Yes, from sir. here to Please. the state. Thank So you. this is my Thank humble you, request, thank sir. We should Leader of stand the with the House. families. No. But we can't go. Are we scoring points or are we expressing concern? No. Are we expressing concern or scoring points? Don't do it, please. Yes, Leader of the House. And before that, let me tell you, honorable members, when I came, even before that, I was aware of it. I updated myself, and I found it very gratifying. Once again, I found it very gratifying that Honorable Chief Minister was very active. The Prime Minister was active. The agencies are in coordination. They are doing everything possibly can be done. No time has been lost in this. There is convergence, and therefore, Leader of the House. सभापति जी, जैसा कि अभी यहाँ चर्चा शुरू हुई और सभी हमारे माननीय सदस्यों ने एक तरीके से अपनी चिंता व्यक्त की और उन्होंने जो वहाँ घटना घटी है और जो त्रासदी हुई है, जो एक बड़ी त्रासदी है, उसके प्रति उन्होंने कंसर्न शो किया है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यह जो त्रासदी है, ये सिर्फ केरल की त्रासदी नहीं है, सारा देश इससे द्रवित है। और यहाँ भी हाउस के सभी लोग, इस पक्ष के उस पक्ष के सभी पार्टियों के सभी द्रवित हैं और सभी दुखी हैं कि यह घटना घटी है, नेचुरल कैलामिटी है। भारत सरकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव होकर के जो भी केरल में राहत कार्य के लिए आवश्यक है वो कर रहे हैं और वो किया जाएगा। मैं सरकार की तरफ से ये एश्योरेंस देता हूं कि जो भी ज़रूरत होगी वो पूरी की जाएगी। हमारा उद्वेलित होना ये स्वाभाविक है, लेकिन यह इस तरह की घटना को एड्रेस करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी केरल से बात की, उनको आश्वासन भी दिया। जो वहाँ पर रिलीफ के लिए जो जो हमारी एजेंसीज़ हैं उनके तरफ से जो सपोर्ट जाना चाहिए वो वहाँ पहुँच गई हैं, पहुँचाई जा रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में काम चल रहा है। अभी इस वक्त जो प्राइमरी ज़रूरत है वो इस बात की है कि बॉडीज़ को निकाला जाए, जो बचने की स्थिति में हैं उनको बचाया जाए, हेल्थ के दृष्टि से हम वहाँ पर काम करें, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को हम एक्टिवेट करें, वो सारी चीज़ें की जा रही हैं। और आपकी भावनाओं के साथ हम सब जुड़े हैं, हम सब लोग उसके साथ हैं। और फिर से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार प्रोएक्टिव है, प्रो रिस्पॉन्सिव है और उसको हम पूरा करेंगे।
ब्रिटास जी की भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन हम जिस जगह पर बैठे हैं और आप जिस जगह पर बैठे हैं, सिर्फ उद्वेलित होने से काम नहीं चलता। हमें वी हैव टू ट्रांसलेट इट टू इन एक्शन, एंड इफ देयर इज एनी सजेशन that we have to improve something in our action, please do that. We are together, we are not different. हम एक से जैसे हैं, तो इसलिए मैं सरकार की तरफ से हाउस को और हाउस के साथ साथ देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वहां कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और उसको पूरा किया जाएगा। जी किशन रेड्डी जी, एनीथिंग एडिशनल? नहीं, एनीथिंग एडिशनल? नो। तो राज्यसभा में ये चर्चा हो रही थी, वायनाड के मुद्दे पर बात हो रही थी, और कि वहाँ पर सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि सारी जो कुछ भी हर संभव कोशिश है, मदद है, वो वहाँ पर पहुँचाई जा रही है और काफ़ी चीज़ें वहाँ पहुँच गई हैं। ये जानकारी चाह रहे थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो सवाल उठाया और सभापति महोदय का, वो बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं कि मेरे पास जो अपडेट्स थी मैंने उनकी जानकारी दी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का सवाल यही था कि जो जानकारी है वो आपको नहीं देनी चाहिए, सरकार की तरफ से आनी चाहिए, सरकार के किसी प्रतिनिधि की ओर से आनी चाहिए। और वास्तव में ये चीज़ें जो है, चूंकि ये जो सवाल पूछे भी जाते हैं वो सरकार से पूछे जाते हैं और जवाब भी सरकार की ओर से दिए जाते हैं, तो इसको लेकर के नाराज़गी थी मल्लिकार्जुन खड़गे की, और ये जो सवाल उठा दिया तो सभापति जगदीप धनखड़ भी उससे नाराज हो गए। बहरहाल लोकसभा का रुख करते हैं कि वहां इस समय क्या चल रहा है और वहां किस मामले पर चर्चा हो रही है। क्या पीयूष गोयल कुछ बोल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, उनको सुनते हैं। $4 बिलियन का चाइना से आयात होता था, वो बढ़ के लगभग 40-45 बिलियन तक गया, यानी 10 गुना से ज्यादा आयात चाइना से इनके समय में बढ़ा, जबकि हमारे समय में जो बढ़त हुई वो मात्र 2-2.25 गुना हुई। हमने नियंत्रण में लाया, हमने अलग अलग स्कीम से देश को आत्मनिर्भर बनाया, देश में मैन्युफैक्चरिंग को अट्रैक्ट किया। मैं सीधा आरोप लगाता हूँ यूपीए के ऊपर, और आज के दिन उनका नाम बदल गया, क्या बोलते हैं, इंडी। आजकल इंडी अलायंस बनी है, पर यह यूपीए ही है। यूपीए के समय देश को कमजोर किया गया, हमें आज तक पता नहीं वो एमओयू क्या था। वो एमओयू चाइना के साथ जो कांग्रेस के नेताओं ने किया, आज तक पता नहीं क्या था। क्या उसके कारण भारत का ट्रेड डेफिसिट यूपीए के समय लगभग 30 गुना बढ़ा, ट्रेड डेफिसिट 30 गुना बढ़ा, ये यूपीए का ट्रैक रिकॉर्ड। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने चाइना पर भी लगाम लगाया, निवेश पर भी लगाम लगाया। जहाँ तक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की बात है, वो एक इंडिपेंडेंट एटोनमस रिपोर्ट लाते हैं, उस रिपोर्ट का उनके विचार है कि भारत की सरकार का अभी की स्थिति में एट प्रेजेंट कोई बदलाव नहीं है। जो निवेश चाइना से आता है उसको प्रेस नोट 3 के तहत चेक किया जाता है, और जहाँ जहाँ हमें उचित नहीं लगता है उसको रोका जाता है। भारत सरकार की पॉलिसी आज भी वही है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के मात्र सुझाव। क्वेश्चन नंबर 104 श्री के प्रकाश। तो यूपीए सरकार की खामियों को बता रहे थे, और एक बार रुख करते हैं फिर से राज्यसभा का, जहां पर देखते हैं वहां पर क्या हो रहा है। किरण रिजिजू संसदीय राज्य मंत्री बोल रहे हैं राज्यसभा में। In the union government, and he comes from Kerala, so he has already been sent to Kerala early morning. On top of that, the NDRF, the SDRF, the disaster response force, the central armed police forces, the Indian military forces, they are already been activated and already on the job, working on the ground, and they are already there. And to connect with them, Indian Air Force has been activated. And for that matter, sir, I would like to inform the Honorable House that Honorable Leader of the House has already mentioned it. Now the issue is about immediate relief and rescue. Sir, in any disaster, the first step is relief and rescue. Then comes the recovery and reconstruction and rehabilitation.
So we have to go by step. Right now is the time for rescue and relief. This is the most immediate requirement in any kind of any natural calamities, wherever it occurs. So, sir, my only request is to echo with the sentiments raised by all the members and the Honorable Leader of the House, that government is doing everything, whatever is to be done with the coordination with the state government, but I will ask the Home Ministry to come out with a detailed report if the House wants as soon as possible. And again, ask her to take her seat. Your member, ask her. No, honorable members, only for benefit of everyone and myself also. There is a Disaster Management Act 2005. That act has a very strong mechanism, right from district disaster management, state disaster management, national disaster management. And one of our distinguished members is Jairam Ramesh. While the bill was being taken into consideration in 2005, he made very elaborate submissions. I would urge the members, there is a mechanism in place. Once you activate that mechanism, things automatically move in tandem. And it is a case where even during the night, all who are to act are acting. Shri Vivek Tankha, concern over unavailability of NCERT books. So let me start with an homage to the people we lost in Wayanad. But my subject today is the new academic. तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह चर्चा हो रही है इस समय प्रश्नकाल पर, और राज्यसभा में बताया गया सरकार की ओर से कि वहाँ वायनाड में जो हादसा हुआ है, भूस्खलन की जो घटना हुई है, उसमें क्या कोशिशें की जा रही हैं सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, क्या वहाँ पर अभी तक मदद पहुँचाई गई है, ये जानकारी दी जा रही थी। और अपडेट के लिए हम एक बार बात करते हैं कि अमलेंदु जी, इसके अलावा वहाँ जो भूस्खलन हुआ है और झारखंड में जो रेल दुर्घटना हुई है, दोनों पर क्या अपडेट है? अभी राहत और बचाव कार्य जारी है। ये खबरें हैं कि राहत बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है और सेना की भी एक टुकड़ी वहां पहुंच गई है, 225 लोगों की। इस तरीके की सूचनाएं भी आई हैं। रक्षा मंत्री ने भी इस पर बयान अपना दिया है। और जो अभी सदन में बताया जा रहा था वो बहुत गंभीर मसला है कि मतलब 45 किलोमीटर दूर जाकर के व्यक्ति मिला, यानी बहाव था उसकी जो चूँकि 3 जगहों पे लैंडस्लाइड, तीन जगहों पे लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई, रात में हुई और लगातार बारिश हो रही है। इसकी वजह से वो लैंडस्लाइड जो है वो भारी तबाही बन के आया। अभी जो बताया जा रहा है कि 11 लोगों की मौत हुई है, ये संख्या काफ़ी बढ़ सकती है चूँकि काफ़ी लोग मलबे में दबे हुए हैं और राहत और बचाव कार्य में बाधा आ रही है बारिश की वजह से। समझिए बारिश की वजह से बाधा आ रही है और अभी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से कि अभी भी वहाँ पर ये बारिश हो सकती है। अभी लैंडस्लाइड की भी आशंका बनी हुई है। बहरहाल बचाव और राहत कार्य वहाँ पर जारी है। केंद्र सरकार ने भी, सेना भी वहाँ पर पहुँच गई है। तो उसके अलावा संसद पर इस मामले पर चर्चा हुई और इस पर कई लोगों ने प्रश्न उठाए, जिसका जवाब सरकार की तरफ से दिया गया। जब अपडेटेड जानकारी दी गई कि वहाँ पर क्या हो रहा है। संसद में बजट पर आज वित्त मंत्री को भाषण देना है, जवाब देना है। जो चर्चा हुई है उस पर वित्त मंत्री आज जवाब देंगी। लेकिन उसके पहले जिस तरह से बयान, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, विपक्ष ने सरकार को घेरने की तमाम कोशिशें की हैं, राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है, महंगाई, बेरोजगारी को खत्म करने की दिशा में कोई कदम न उठाने का कदम न उठाने का आरोप लगाया है। इसके अलावा कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। उन सारे मुद्दों पर सरकार गिरती नजर आ रही है। कल की कार्यवाही में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें कही और बजट को एक ऐसा चक्रव्यूह बताया जिसमें पूरे देश को घेर रखा है जिसने, और उसको चला घेरने वाले जो लोग हैं वो 6 लोग हैं, 5-6 लोग हैं। इसको लेकर के काफ़ी हंगामा भी हुआ। एक बार हम लोग उसका फिर से देखते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा था और किस तरह से ये बताया कि पूरा विपक्ष कुछ लोगों के लिए बना हुआ है और बाकी लोगों को उसमें कोई फायदा नहीं मिला है। बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है।
20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, वो भी पीछे चल गया। फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। तो ये आरोप राहुल गांधी ने लगाया, जिसको लेकर के सत्ता पक्ष की तरफ से काफ़ी उसका प्रतिवाद किया गया, उसका आलोचना की गई। किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने उठ करके उस पर प्रतिवाद किया है, आपत्ति जताई। लेकिन राहुल गांधी ने इसके अलावा कई मुद्दे उठाए। कास्ट सेंसस यानी जातिगत जनगणना का भी मुद्दा उठाया। उद्योगपतियों को सरकार किस तरह से फ़ायदा उठा रही है, इस मामले में उनकी एक बार फिर से स्पीकर के साथ भी नोकझोंक हुई। स्पीकर ने उस पर आपत्ति जताई कि आप किसी का नाम मत लीजिए। तो राहुल गांधी ने कहा कि हम कैसे, ज़रूरी मसला है, आखिर हम कैसे उनका जिक्र करें। सुनते हैं कि लोकसभा चलते हैं, वहां दीपेंद्र हुड्डा कुछ कह रहे हैं। तो अभी ताज़ा जो अभी कार्यवाही चल रही है लोकसभा की, एक बार वहां का रुख करते हैं और दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के सांसद हैं वो कुछ बोल रहे हैं। एक बार सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। कहना चाहता हूं कि जब समझौता हुआ सरकार के साथ तो कहा गया कि इन किसानों की मदद की जाएगी, जो परिवार जिनके जीविका मंत्री जी लेने वाला व्यक्ति चला गया, मगर अभी तक उनमें नौकरी नहीं दी गई है। क्या सरकार सोच रही है कि इनको, इन परिवारों में रोजगार दिया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, गए थे हरिभजन को औटन लगे कपास। इस प्रश्न का मजाक नहीं है, ये इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। फिर भी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं, किसान कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, पूरी तरह से प्रतिबद्ध। और जहां तक आप बात कर रहे हैं किसान के कल्याण की, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। आपके समय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके समय स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी 2006 में, और उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि किसानों की लागत में 50% लाभ जोड़कर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाए। इनकी सरकार ने इनकार कर दिया था माननीय अध्यक्ष महोदय कि नहीं किया जा सकता, इनकार कर दिया था। मेरे पास दस्तावेज है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कैबिनेट नोट जो मैंने राज्यसभा के पटल पर रखा था, इनने माननीय अध्यक्ष महोदय साफ इनकार किया। इनके मंत्री कांतिलाल भूरिया थे, उन्होंने कहा कि 50% मुनाफा जोड़कर नहीं दिया जा सकता। आदरणीय शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं दिया जा सकता। और माननीय अध्यक्ष महोदय थॉमस साहब ने भी कहा नहीं दिया जा सकता। ये कैबिनेट नोट इनकी सरकार का, जिसमें इन्होंने कहा था एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत कम से कम 50% होना चाहिए। इनका 50% की वृद्धि निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ जाएगी और ये किसी कीमत पर नहीं दिया जा सकता। ये हाथी के दांत जो खाने के और है और दिखाने के और है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई गुना, माननीय अध्यक्ष महोदय, कई गुना एमएसपी के दामों को बढ़ाया गया है। बाजरा का एमएसपी मूल्य जब ये किसानों की बात करते हैं तब 1250 था, हमने बढ़ा के 2625 रुपया कर दिया है। जौ का समर्थन मूल्य इनके समय 1100 था, हमने बढ़ा के 1850 कर दिया है। ज्वार हाइब्रिड 1500 से 3371, मक्का 1310 से 2225, धान 1345 से 2320, रागी 1500 से 4290, गेहूं 1400 से 2275, धान माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष
मसूर और तुअर जितनी किसान पैदा करेगा नरेंद्र मोदी जी की सरकार खरीदने का काम करेगी। आपके समय माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके समय कितनी खरीदी होती थी मैं बताना चाहता हूँ। टेबल कर देना। दलहन की खरीदी, और मैं ये कैबिनेट नोट भी टेबल कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष, जिसमें इन्होंने किसान के पीठ में छुरा घोंपते हुए कहा था 50% लाभ देकर कीमत निर्धारित नहीं की जा सकती, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 50% लागत में मुनाफा जोड़ के मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किए। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है किसान को ठीक दाम देने के लिए, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। प्रश्नकाल समाप्त। मान्य सदस्यगण, मुझे कई मान्य सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति नहीं दी गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री धर्मेंद्र प्रधान। अर्जुन मेघवाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकसभा की आज संशोधित कार्य सूची के क्रम संख्या 2 पर अंकित दस्तावेज जो मेरे वरिष्ठ सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान जी के नाम से शिक्षा मंत्रालय के लिए अंकित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 3 श्री राजीव रंजन सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज के संशोधित कार्यसूची में क्रमांक 3 पर मेरे नाम से अंकित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4 डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5 श्री जितिन प्रसाद। With your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name and serial number 5 in the revised list of business today. आइटम नंबर 6 श्री कृष्णपाल। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7 श्री रामनाथ ठाकुर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर अपने नाम के समक्ष दर्ज पत्र सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8 श्री नित्यानंद राय। अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची के क्रमांक संख्या 8 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 9 श्री वी सोमन्ना। Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the paper listed against my name in today's list of business serial number 9. आइटम नंबर 10 श्री SP सिंह बघेल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 10 पर उल्लेखित कागजात जो संशोधित सूची में सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाहता। आइटम नंबर 11 श्री BL वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 12 श्री बंदी संजय कुमार। With your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers listed against my name at serial number 12 in today's revised list of business. आइटम नंबर 13 श्री भागीरथ चौधरी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 13 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 14 श्री राजभूषण चौधरी। आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 14 पर उल्लेखित जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की विस्तृत अनुदान मांग वर्ष 2024-25 हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 15 श्री भूपति राजू वर्मा। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay the papers mentioned against my name at serial number 15 of today's revised list of business on the table of the House. Thank you. Item number 60, Sri Paitra Margarita. के अनुसार
क्रम संख्या 16 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित कागजातों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। श्री जितिन प्रसाद। Respected sir, with your kind permission, I lay on the table of the House the following statement regarding 1. The status of implementation of recommendations contained in the 164th report of Standing Committee on Commerce on augmenting infrastructure facilities to boost exports pertaining to the Ministry of Commerce and Industry. 2. The status of implementation of the report recommendations contained in the 173rd report of Standing Committee on Commerce on action taken by government on recommendations, observations contained in the 164th report of Committee on augmenting infrastructure facilities to boost exports pertaining to the Ministry of Commerce and Industry. 3. The status of implementation of the recommendations contained in the 179th report of Standing Committee on Commerce on demands for grants 23-24. Demand number 10 pertaining to Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry. 4. The status of implementation of recommendations contained in the 181st report of Standing Committee on Commerce on development of trade and industries in North-Eastern region pertaining to Department for Promotion of Industries and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry. 5. The status of implementation of the recommendations contained in the 183rd report of Standing Committee on Commerce on action taken by government on recommendations, observations contained in the 179th report of the Committee of Demands for Grants 23-24, demand number 10 pertaining to Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry. 6. The status of implementation of reports, recommendations contained in the 184th report of Standing Committee on Commerce and action taken by government on recommendations, observations contained in the 180th. तो लोकसभा में जो स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए गए थे उनको खारिज कर दिया गया। केसी वेणुगोपाल ने दिया था चर्चा के लिए। वायनाड में जो भूस्खलन की घटना हुई है, बड़ी तबाही हुई है, उस पर चर्चा के लिए दिया था नोटिस, उसको खारिज कर दिया लोकसभा अध्यक्ष ने, ओम बिरला ने। उसके अलावा बाद फिर वहाँ की कार्रवाई अभी चल रही है दोनों सदनों की। बजट पर आज जो चर्चा हुई है उस पर जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बजट पर विपक्ष काफ़ी हमलावर है सरकार के खिलाफ। कई मुद्दों पर पहले भी स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया, जिनमें रेल हादसों पर चर्चा के लिए भी दिया गया था, लेकिन उन नोटिसेस को भी स्वीकार नहीं किया गया। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा किसी पर नहीं कराई गई। आज फिर से रेल हादसा हुआ है जिसको लेकर के विपक्ष की नाराजगी देखी जा सकती है। उसने आज भी इस पर चर्चा की मांग की थी लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया है। तो ये सारे मामले ऐसे हैं जिस पर सरकार अब घिरती हुई नजर आ रही है पूरी तरह से। और बजट पर भी जो आरोप लगे हैं कि उसमें संतुलन नहीं बैठाया गया है, राज्यों के बीच में भेदभाव किया गया है, केवल 2 राज्यों को इसमें तवज्जो दी गई है, उसको लेकर के सरकार घिरी हुई है। और बार बार उसको सदन के बाहर वित्त मंत्री को कई इंटरव्यूज में अपने ये बात इन आरोपों को खारिज करना पड़ा है कि ऐसा नहीं है। लेकिन बजट भाषण में उन्होंने जिस तरह से बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष धन आवंटन करते हुए ये सूचना दी थी और उसको पढ़ा था, उसको लेकर के विपक्ष की नाराजगी और विपक्ष का गुस्सा जो है वो लगातार पार्लियामेंट के भीतर दिखाई पड़ रहा है। उस पर आज इनको जवाब देना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को। इसके अलावा जो तमाम और मुद्दे हैं, नीति आयोग की बैठक में जिस तरह से राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया गया और विरोधी दलों के मुख्यमंत्रियों ने वहाँ बहिष्कार किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गई थी लेकिन उन्होंने भी जिस तरह से उसकी वहाँ पर उनकी आवाज़ को बंद करने का प्रयास किया गया, उन्होंने आरोप लगाया कि उनका माइक बंद कर दिया गया। इन सारे मुद्दों पर विपक्ष सरकार के ऊपर काफ़ी हमलावर है, जिसका संसद के दोनों सदनों में जिस पर अगर ये इस चीज़ को लेकर के लगातार विपक्ष अपनी नाराज़गी को जता रहा है। जो विरोधी दलों का सबसे बड़ा जो सवाल है विपक्षी दलों का वो ये है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर के, यद्यपि उनका कहना है कि किसी भी राज्य को कोई स्पेशल प्रोविज़न उनको दिया जाता है, उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाती है, तो मसला वो नहीं है। लेकिन दूसरे राज्यों को अगर इग्नोर कर दिया जाता है, उनका हक मार लिया जाता है, तो ये आपत्तिजनक बात है, ये नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि ये असंतुलन जो है सरकार ने क्रिएट किया है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, कभी नहीं हुआ, उन्होंने ऐसा कहा। तो ये जो मुद्दे हैं बजट को लेकर के, एलोकेशन को लेकर के, उनमें उन पर वित्त मंत्री का जब जवाब आएगा तो उस पर जाहिर तौर पर विपक्ष की ये नाराज़गी एक बार फिर से दिखाई पड़ेगी। ऐसी स्थितियों में किस तरह से सदन की दोनों सदनों की कार्यवाही चलेगी। प्रश्नकाल में भी हमने देखा कि लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है कि किन मुद्दों पर उसको ज़रूरी चर्चा करनी है, लेकिन
न तो लोकसभा अध्यक्ष की ओर से उनको अनुमति दी गई और न ही राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस तरह की अनुमति दी। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष की ये नाराजगी जो है वो अभी और दिखाई पड़नी है, जब खासतौर पर जब वित्त मंत्री उस पर जवाब देंगी और बोलेंगी। अभी तो चूंकि प्रश्नकाल चल रहा था समीर जी लोकसभा में, तो प्रश्नकाल पे ही हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से चर्चा होती रही और प्रश्नकाल को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिला प्रश्नकाल में। अब प्रश्नकाल समाप्त हो गया है, बाकी चर्चा चल रही है, कुछ मसले रखे जाएंगे, इस पर चर्चा होगी। बजट भाषण पे निर्मला सीतारमण जो हैं वो अपना रखेंगी, चर्चा का जवाब देंगी, तब देखते हैं वो उस पर क्या जवाब देती हैं। और वो जब जवाब देंगी तब विपक्ष किस तरीके से रिएक्ट करता है ये देखना होगा। अभी जो एक एमएसपी से संबंधित सवाल पूछा गया था, दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से पूछा गया था, उस पर शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से जवाब दे रहे थे उससे ये समझ में आ रहा था कि शायद एमएसपी का जो था सिफारिश डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो थी वो यूपीए के समय आ गई थी, यूपीए ने लागू नहीं किया लेकिन मोदी जी की सरकार ने लागू कर दिया, ऐसा आभास कुछ ऐसा आभास दे रहे थे। तो ये तो अब अगर ऐसा है तो फिर बताना चाहिए कि उन्होंने एमएसपी की जो है वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दी है सरकार ने, ये उनको बताना चाहिए। और ये अभी तक मालूम नहीं पड़ा कि उन्होंने इसको लागू कर दिया कि नहीं कर दिया। बहरहाल वो पलट के जवाब देने की कोशिश कर रहे थे और किसानों जैसे गंभीर मसले पे जो कहा कि गए थे हरी बहन को होटल लगे कपास, जो व्यंग करने की उन्होंने कोशिश की, उस पर विपक्ष जो था वो काफ़ी ज़्यादा हमलावर हुआ। और उसका विपक्ष का कहना था कि आप मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं किसानों के मसले पे। इसका मतलब जो किसानों ने आंदोलन किया था उसको लेकर के शायद उनका ये व्यंग्य था, मुझे लग रहा है। और वो इतना गंभीर मुद्दा था, इतना बड़ा आंदोलन था कि सरकार को झुकना पड़ा, अपने कानून वापस लेने पड़े थे। कानून वापस लेने पड़े थे। और आज भी किसानों की मांग यही है, ये केवल विपक्ष की मांग नहीं है। किसानों से जब समझौता हुआ सरकार का तो यही समझौता हुआ कि आप इस पे एमएसपी पे कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी बनी, उसकी आज तक कोई बैठक नहीं हुई है। तो विपक्ष यही पूछा है कि आपने जो बनाई थी कमेटी उसका क्या हुआ, इसका जवाब दीजिए। तो ये जवाब अभी नहीं मिला है किसी को, तो विपक्ष इसी की मांग कर रहा था। तो अब आगे चलकर जब ये आएगा मामला और बढ़ेगा तब देखना होगा कि इस पे विपक्ष किस तरीके से रिएक्ट करता है, सरकार जो है किस तरीके से बजट पे अपने बचाव करती है। क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं कि पकौड़ा जलेबी जो सिर्फ 2 राज्यों को दे दिया गया है, तो वो 2 राज्यों के लोग बजट का किस तरीके से समर्थन करते हैं और विपक्ष किस तरीके से बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। राहुल गांधी का कल जो भाषण था बजट के प्रस्ताव पर अपना जवाब देते हुए, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी और सरकार जो है वो परेशान नज़र आई और हंगामे पे उतरते हुए नज़र आई सरकार पूरी की पूरी। हमने देखा कि किस तरीके से केंद्र रिजिजू से लेकर के राजनाथ सिंह को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा और किस तरीके से हस्तक्षेप करना पड़ा, और उसको भी लेकर राहुल गांधी ने किस तरीके से दोनों को एक तरीके से कहा जाए क्लीन बोल्ड कर दिया। राजनाथ सिंह भी दोबारा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे जब राहुल गांधी ने कहा कि जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने पहले भी सदन में कहा था, लेकिन वो असत्य था, गलत था वो। और उस शहीद के परिवार को कोई कंपनसेशन नहीं मिला है, मुआवजा नहीं मिला, उसको LIC का पैसा मिला, बीमे का पैसा मिला। तो बीमे का पैसा कंपनसेशन नहीं है, इसका उत्तर कोई भी राजनाथ सिंह के पास नहीं था और राजनाथ सिंह खामोश नजर आए। इसी तरीके से जब वो किरण रिजिजू खड़े हुए बहुत ताव में और उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष ने जो है वो संसदीय मर्यादाओं का अपमान किया है, राहुल गांधी ने बहुत हल्के से बहुत प्यार से कहा कि सर मैं इनकी मजबूरी समझ सकता हूँ, ऊपर से ऑर्डर आया है, इनको अंबानी अडानी सॉरी A1 A2 की रक्षा करनी है तो इनका दायित्व है और वो कर सकते हैं, डेमोक्रेसी है सर। ये मतलब जिस तरीके से व्यंग किया राहुल गांधी ने सरकार के ऊपर, उसके बाद सरकार की बिलबिलाहट जो थी वो पूरी तरीके से देखी जा सकती थी और कोई भी उत्तर देते हुए नहीं बन रहा था। अब आज देखना है कि जब सदन के अंदर चर्चा होती है तब उस समय वित्त मंत्री क्या कहती हैं और वित्त मंत्री किस तरीके से करती हैं। दूसरा, लोकसभा में वायनाड जैसे गंभीर मसले पे चर्चा की अनुमति नहीं दी गई, ये संवेदनहीनता। एक बार लोकसभा का रुख करते There is an urgent need for mapping of landslide prone areas and to take up mitigation measures and an action plan to address the growing frequency of natural calamities in the ecologically fragile region. Thank you, sir. प्रश्न नंबर 9, ये आप हर घटना दुखद घटना है उस पर राजनीति करने लग जाओ, ये ठीक नहीं है। माननीय मंत्री जी संसदीय कार्य मंत्री मेरा उन्होंने नोट कर लिया, विषय ध्यान में आ गया है। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, हरसिमरत कौर बादल बोलना चाहते हैं आप? हरसिमरत कौर बादल,
रिजिजू जी बोल रहे हैं। किरण रिजिजू जी, प्लीज बैठिए। ये सर एक मिनट बैठिए। किसी घटना दुखद घटना है, पीड़ादायक घटना है, भविष्य में घटना न उसके उपाय के लिए चर्चा हुई, आप उसमें भी राजनीति करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री अध्यक्ष जी, मेरे संज्ञान में आ गया, सदन के संज्ञान में आ गया। सर, जैसा आपने कहा, कोई भी प्राकृतिक आपदा वो देश के लिए और सबके लिए बहुत ही गंभीर मसला होते हैं। सो ऑल द नेचुरल कैलेमिटी इज not only for Kerala but for everyone, it's a concern. Early morning, Honorable Prime Minister has sent the MOS, the minister who comes from Kerala, early morning, and he is already there coordinating with the agencies. Honorable Prime Minister has already spoken to the Chief Minister of Kerala, and the rescue and relief operation is already on. The matter raised by honorable members, including the leader of opposition and other members, sir, आपके अनुमति से जैसे चाहते हैं हम लोग इसका करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम सदन में रख देंगे। ओके, आश्वित को बादल। शुक्रिया सर, मैं एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा चकना चाहती है पंजाब के शैलर मिलर्स के किसानों बारे, जिथे नवा पैडी सीजन 2-3 महीनों से शुरू हो जाऊगा तो नवा झोना गोडाउना च पहुँच जाऊगा, लेकिन 2023-24 की जी पैडी सीगी वो अजे भी गोडाउन तक नहीं पहुंच सकी है, क्योंकि FCI ने गोडाउन खाली नहीं कराए ने, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेक्स भेज के वो FCI दे गोडाउन खाली नहीं। तो लोकसभा में राहुल गांधी वायनाड हादसे के ऊपर उन्होंने कुछ जानकारी चाहिए जिसका जवाब दिया, और चूंकि वायनाड से राहुल गांधी लोकसभा सदस्य रह चुके हैं, इस बार भी उन्होंने जीता था लेकिन उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया है। वायनाड जो एक चूंकि बड़ा हादसा आज हुआ है, सुबह वहां पर कई लोगों के मारे जाने की खबर है, दहा मलबे में भी अभी कई लोग दबे हुए हैं और लगातार वहां अलर्ट जारी किया गया है कि अभी भी वहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हो सकती हैं, लगातार बारिश हो रही है। तो उसको लेकर के सदन में विशेष चर्चा की अनुमति मांगी गई थी, स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था लेकिन उसको नहीं स्वीकार किया गया। लेकिन कुछ सांसदों ने राहुल गांधी समेत उस मुद्दे को उठाया और उस पर सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है कि वहाँ केंद्र सरकार की ओर से किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं मदद पहुँचाने के लिए और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। तो ये सारी चर्चाएं बातें अभी चल रही हैं संसद के दोनों सदनों में, लेकिन इस पर जो स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था उसको स्वीकार नहीं किया गया। बजट पर चर्चा होगी और उस पर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान जो जवाब आएगा उस पर निगाहें रहेंगी। उस जवाब को लेकर के काफ़ी एक कह लीजिए कि लोगों में उत्सुकता है कि जो सवाल विपक्ष ने उठाए हैं क्या उनका जवाब मिलता है, उस पर कुछ संशोधन प्रस्ताव जो लाए गए हैं उनको माना जाता है या फिर उसी तरह का जवाब रहेगा जिस तरह से कि गोलमोल जवाब अक्सर दे दिए जाते हैं। तो इसको लेकर के और सबसे बड़ा जो आरोप है उस पर अभी तक का जो तमाम इंटरव्यूज़ में वित्त मंत्री ने कहा है तो लगता नहीं कि उस पर किसी तरह से कोई विपक्ष को संतोषजनक जवाब मिलने की उम्मीद होगी, क्योंकि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं विपक्ष ने कि 2 राज्यों को तवज्जो दी गई और बाकी राज्यों को इग्नोर किया गया। तो इस आरोप से निर्मला सीतारमण कई बार इनकार कर चुकी हैं। अलग अलग उन्होंने मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दिए जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, दूसरे राज्यों को भी दिया गया है। पर विपक्ष का सवाल इस बात को लेकर के है कि अगर दूसरे राज्यों को भी दिया गया तो केवल 2 राज्यों का जिक्र क्यों किया गया? 2 राज्यों के बारे में तो पता है, लेकिन और दूसरे राज्यों को क्या दिया गया है? खास तौर से जो विपक्ष शासित राज्य हैं जहां पर उन दलों की सरकार है जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब विपक्ष मांगेगा और शायद सरकार के पास ऐसा कोई जवाब नहीं है जो विपक्ष को संतुष्ट कर सके। बिल्कुल सही कहा आपने समीर जी, विपक्ष लगातार यह सवाल कर रहा है। हम लोगों ने सुनवाया था, MK स्टालिन की बाइट भी सुनवाई थी, उन्होंने अपना 8 मिनट का लगभग वीडियो जारी किया था और उस वीडियो में उन्होंने यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन राज्यों को दंडित करने का काम किया है जिन राज्यों ने भारतीय जनता पार्टी को
वोट नहीं दिया या कम वोट दिया उनको दंडित करने का काम किया है। तो ये आरोप था M.K. स्टालिन का। इसी तरीके के आरोप और राज्यों के भी थे। शिवसेना के संजय राउत का हम लोगों ने सुनवाया था, प्रियंका चतुर्वेदी का सुनवाया था, महाराष्ट्र को लेकर के था, उत्तर प्रदेश को लेकर के भी था। अखिलेश यादव कह रहे थे कि दिल्ली वाले यूपी वालों से, लखनऊ वालों से नाराज़ हैं, तो इसलिए बजट में उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया गया है। तो राज्यों के साथ भेदभाव का मसला निश्चित तौर पे है, और ये जब निर्मला सीतारमण बजट पे चर्चा का जवाब देंगी तो देखते हैं कि विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए थे उनका वो किस तरीके से जवाब देती हैं। हालांकि एक का सवाल का जवाब उन्होंने दिया था कि अगर हमने 2 राज्यों का नाम लिया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमने अन्य राज्यों के लिए कुछ नहीं दिया। तो विपक्ष जो आरोप लगा था उसकी तो आपने तरीके से हामी भर ली कि विपक्ष का आरोप सही है। भाई अगर आपने 2 राज्यों का नाम लिया तो 2 राज्यों का नाम क्यों लिया? वो यही तो कह रहा है विपक्ष, ये कुर्सी बचाओ बजट है। सभी को दिया था तो आपको सबका नाम लेती या किसी का नहीं लेती, लेकिन जो विपक्ष का आरोप है उसको तो आप खुद ही आपके बयान से, आपके बजट भाषण ने पुख्ता कर दिया। उसको पुख्ता कर दिया, उसके बाद आपने उस पर मोहर लगा दी कि भाई हमने जो था 2 राज्यों का नाम लिया और बाकी का हमने नाम नहीं लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने बाकी राज्यों को कुछ नहीं दिया। आपका ये कहना है बजट में आपने दिया नहीं दिया, वो तो बजट जो लोग देख रहे हैं वो समझ रहे हैं कि किस राज्य को क्या मिला क्या नहीं मिला। कुल मिलाकर समझ ये है कि बजट पे ये सरकार घिरती हुई नज़र आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जब बजट पे चर्चा का वो उत्तर देंगी तब देखना होगा कि वो क्या उत्तर देती हैं। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे, विपक्ष के और लोगों ने जो सवाल उठाए, उनको लेकर के क्या जवाब दिया जाता है। कल्याण बनर्जी ने खास तौर से जो रोज़गार को लेकर सवाल उठाए थे उनका क्या जवाब आता है, ये देखना होगा। बहुत से मसले हैं जिन पर सरकार को जवाब देना है। अब सरकार क्या जवाब देती है ये देखना होगा। बिल्कुल। और जो 2 राज्यों का उल्लेख किया गया तो विपक्ष का यही कहना है कि आपका इसका मतलब ये है, साफ है कि इन 2 राज्यों का महत्व आपके लिए बहुत ज़्यादा है, और इन 2 राज्यों के महत्व की वजह से ही एक बड़ा आरोप बजट पेश होने के बाद लगा कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। इस बजट के जरिए लोकसभा ये केंद्र में अपनी सरकार बचाने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी बचाने की ओर इंगित कर रहा है ये जो बजट में 2 राज्यों को दिया गया है। खास करीब 1 लाख करोड़ रुपए की का उसमें जो है आवंटन किया गया है बजट में, और ये राज्य है बिहार और आंध्र प्रदेश। बिहार के में जो जनता दल यूनाइटेड है उसके नेतृत्व में वहाँ राज्य सरकार चल रही है, और तेलुगु देशम पार्टी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में सरकार चल रही है। और इन दोनों पार्टियों की बदौलत केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है, वो इस समय टिकी हुई है, चल रही है। अल्पमत की सरकार है, लेकिन इन दोनों पार्टियों के खास तौर पर समर्थन की वजह से चल रही है। तो इसको लेकर के विपक्ष हमलावर है, और सरकार ने भी शायद ये बताने की कोशिश की अपने उन सहयोगी दलों को कि देखिए आपके लिए हमने कितनी व्यवस्था की है। आपने मांगा तो था स्पेशल राज्य का दर्जा, दोनों ही राज्यों ने विशेष राज्य का दर्जा मांगा था, लेकिन दोनों को दिया नहीं गया। और बिहार के बारे में तो सीधे तौर पर संसद में कहा गया कि वो डिजर्व नहीं करते हैं, उनको नहीं मिलने वाला है। लेकिन इस प्रावधान के जरिए जो ये उसमें बजट में जो धनराशि आवंटित की गई दोनों राज्यों को करीब 1 लाख करोड़ रुपए की, उसके जरिए उनको ये बताने की कोशिश की गई है कि आपकी मांगे हमने मानी है। लेकिन दोनों ही पार्टियां इससे खुश नहीं बताई जा रही हैं, खासतौर से तेलुगु देशम पार्टी। बहरहाल अभी तेलुगु देशम पार्टी की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं आया है, लेकिन बजट की प्रशंसा में भी टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू की ओर से कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि उन्हें इस बजट से जो उनको 15,000 करोड़ रुपए नई राजधानी के लिए दिए जा रहे हैं, इससे वो कोई बहुत संतुष्ट हैं या खुश हैं। जी, अभी तक कोई संतुष्टि का इस तरीके का बयान तो नहीं आया है चंद्रबाबू नायडू का या उनकी पार्टी की तरफ से। बस केवल एक हल्का सा ऐसे स्वागत किया जाता है, इस तरीके का स्वागत आया है। भारतीय जनता पार्टी जरूर इस बजट को बहुत ऐतिहासिक बता रही है, बहुत अच्छा बजट है, लेकिन विपक्ष इसकी लगातार आलोचना कर रहा है और कह रहा है, विपक्ष का कहना है कि ये एक तो कट पेस्ट बजट है, कॉपी पेस्ट बजट है, इसको कॉपी किया गया है, और वो भी भौंडी शक्ल में इसको कॉपी किया गया है। मतलब कॉपी भी आप कायदे से नहीं कर पाए, ये है जिस तरीके से उसको लेकर जो प्रावधान किया गया है इंटर्नशिप प्रोग्राम का। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम को लेकर राहुल गांधी हमलावर हुए काफ़ी ज़्यादा। उन्होंने बताया कि आपने हमारी कॉपी तो की, लेकिन उसको अच्छे तरीके से आप कॉपी भी नहीं कर पाए, और जो आपने उसमें प्रावधान किए कि साहब वो 5 कंपनियाँ ही करेंगी, और 5 कंपनियाँ किस तरीके से करेंगी, उसमें फिर छात्रों का किस तरीके से सिलेक्शन होगा, बहुत सारे सवाल उसको लेकर हैं। तो ये जो सवाल उठ रहे हैं तो बजट में जो प्रावधान किए गए, हालांकि सरकार
सरकार ने जिस तरीके से उसकी घोषणा की और जो मुद्दे सामने लाए सरकार की तरफ से लाए गए, उनमें ये बताने की कोशिश की गई कि सरकार इन मसलों पर बहुत गंभीर है, लेकिन वो कितनी गंभीर है विपक्ष ने उसकी सारी हवा निकाल दी और ये बताने की विपक्ष ने कोशिश की कि सरकार इन मसलों पर कतई गंभीर नहीं है, बल्कि सरकार लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है। ये विपक्ष ने बताने की कोशिश की और शायद विपक्ष जो है ये अपनी बात समझाने में कामयाब भी हो गया है लोगों को, क्योंकि जनता के रिएक्शंस आते हैं आज जब सड़क पर निकली है इस बजट को लेकर, तो ये साफ तौर पे इसी तरीके के रिएक्शन होते हैं कि ये सरकार ने जो जलेबी छानी है और जलेबी भी जो है वो छान कर उसने अपने मित्रों को दे दी है, तो ये जनता की समझ में आ रहा है। दूसरा जो राहुल गांधी का कल का भाषण था, बहुत दमदार भाषण था। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि 2 लोगों के लिए, पहले दोनों चक्रव्यूह में 6 लोग बताए कि 6 लोगों के चक्रव्यूह है और इस चक्रव्यूह में आप फांस रहे हैं नौजवानों को और किसानों को, सबको उन्होंने बात की। उसके बाद फिर वो 4 नामों को निकाला गया उसमें से, उनके भाषण में से। फिर उन्होंने 2 लोगों को लेकर जो कहा राहुल गांधी ने, उसमें A1 A2 कहा, उसको लेकर फिर हमने देखा किस तरीके से सरकार जो थी, मतलब सत्ता पक्ष वो हंगामे पे उतरा, कई मंत्री जो थे उतरे हैं। आज भी हम लोग अमलेंदु जी देख रहे थे कि जो सरकार की तरफ से जो जवाब आ रहे थे, मतलब जो मंत्री जवाब दे रहे थे मेंबर्स के सवालों का, उसमें वो अपनी सरकार ने क्या किया है, चाहे शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं उनके जवाब को हम देखें, चाहे दूसरे मंत्रियों के, उसके बजाय पिछली सरकार ने क्या किया है, पिछली यूपीए की सरकार ने क्या किया है। हमने पीयूष गोयल को भी देखा और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को, उसका कहीं ज़्यादा जिक्र कर रहे थे। यानी जो अभी तक ये जो कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, अभी उस मोड से बाहर नहीं निकल पाए हैं। अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताने की बजाय पिछली सरकार यानी यूपीए सरकार की उपलब्धियां और उसके भी पहले की सरकारों की जो कमियां हैं या उपलब्धियां हैं उनको कमतर करके बताने की जो कोशिश हो रही है, इसको लेकर के विपक्ष जो है वो लगातार उन पर हमलावर है। और जाहिर सी बात है कि विपक्ष उस पर हमलावर होगा। 10 साल, आप ये तीसरा कार्यकाल आपका है जिसको आप बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि हम तीसरी बार जीत करके आए हैं, भले ही इस बार अल्पमत की सरकार हो, लेकिन ये बताने की कोशिश होती है कि जीत करके आए हैं, लेकिन उपलब्धियों के नाम पर यह बताया जाता है कि पिछली सरकार ने तो इस पर कुछ नहीं किया था, अब हम क्या कर लें उस पर। जी बिल्कुल, एक तरीके से ये बताने की कोशिश की जाती है कि चूंकि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया था इसलिए हम भी कुछ नहीं करेंगे, ये बताने की कोशिश की जाती है। हालांकि पिछली सरकार ने क्या किया था वो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं, पिछली सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, सब अपनी बातें रखते हैं। और जाहिर सी बात है समीर जी, अगर आज देश इस स्थिति में पहुंचा है, यहाँ तक पहुंचा है, तो पिछली सरकार ने कुछ किया तभी देश यहाँ तक पहुंचा है। पिछले 10 वर्षों में काम क्या हुआ वो बताएं। जितने बड़े संस्थान बने हैं, जितने PSUs बने हैं, जितनी बड़ी योजनाएँ हैं, जितने बड़े सार्वजनिक क्षेत्र की फैक्ट्रीज़ बनी हैं, वो सब तो पिछले सरकारों के कार्यकाल में हुआ ना। आपने तो केवल यहाँ तक कि आपकी जो पहली NDA सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, उसने भी उन संपत्तियों को बेचने के लिए विनिवेश मंत्रालय बाकायदा बनाया। NDA की सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, जो राष्ट्रीय संपत्तियाँ कांग्रेस की सरकारों के दौरान खड़ी की गई थी। और आप भी लगातार उन्हीं संपत्तियों को बेच रहे हैं। रेलवे आप बेच रहे हैं, आप हवाई अड्डे बेच रहे हैं, तमाम संस्थान बेच रहे हैं, LIC को बेचा जा रहा है, RBI का पैसा निकाला जा रहा है। तो ये देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर सवाल तो निश्चित तौर पर उठेंगे। प्रधानमंत्री की आर्थिक नीतियों को लेकर, भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियों को लेकर लगातार सवाल हैं और इस पे इन सवालों पे सरकार घिरती हुई नजर आती है। अब सदन के अंदर खड़े होकर अगर शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि साहब आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की, तो भाई आप ही लागू कर दीजिए, 10 साल से तो आप भी हैं, आपने लागू क्यों नहीं की? तो मांग है किसान नेताओं का, इसीलिए इतना आंदोलन हुआ। लेकिन उस आंदोलन को भी किस तरह से एक हल्के में, बिल्कुल व्यंग्य में बताने की कोशिश की शिवराज सिंह चौहान ने। मुझे लगता है कि किसान संगठनों की ओर से इस पर बड़ी प्रतिक्रिया आएगी और उसी समय तमाम जो विपक्ष के नेता थे उन लोगों ने उस पर विरोध जताया, उसको लेकर के काफी शोरगुल भी हुआ। और ये इस आंदोलन के दौरान, जब इस आंदोलन को, जो किसान कानूनों के खिलाफ आंदोलन था, जब किसानों ने उसको समाप्त किया कानून वापस लेने के बाद, तो उनको ये आश्वस्त किया गया था कि MSP को लीगल गारंटी बनाया जाएगा, जो किसान संगठनों का कहना है। उनकी यही मांग है कि अब तक तो नहीं किया गया, कब करेंगे, इसको लेकर के आंदोलन भी करने वाले हैं। तो ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सरकार सदन के भीतर और सदन के बाहर घिरी हुई है। सदन के भीतर विपक्षी नेता उसको घेर रहे हैं और सदन के बाहर तमाम जो दूसरे संगठन है, चाहे वो किसान संगठन हो, मजदूरों के संगठन हो या फिर दूसरे जो संगठन है, उस तरह से उनको घेरने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए कि ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार ने इस तरह से कोई काम नहीं किया है जिसको उपलब्धि के तौर पर वो बता सके, चाहे रोज़गार का फ्रंट हो और किसानों के लिए, किसानों की आमदनी
दोगुनी करने का लक्ष्य 2022 तक में ही निर्धारित किया गया था। अब तक 2 गुना नहीं हुआ है, लेकिन शायद बताया इस तरह से जाता है कि उसको 2 गुना वो कर चुके हैं। ऐसे बहुत से टारगेट फिक्स किए गए थे 2022 के लिए जो नहीं पूरे हुए। रोज़गार की बात है, हर साल 2 करोड़ रोज़गार दिए जाएंगे। अब एक इंटर्नशिप वाला कार्यक्रम जो लेकर के सरकार आई है, हालांकि इस तरह की एक अप्रेंटिसशिप कानून पहले भी लाया गया था, वो अपने आप ही में एक अपनी जो उसकी टारगेट है वो पूरा नहीं कर पाया या उपयोगिता नहीं साबित कर पाया। अब इंटर्नशिप प्रोग्राम में उन 500 बड़ी कंपनियों में लोगों को, युवाओं को, जो युवा हैं उनको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा, जो पास आउट हो रहे हैं तमाम कॉलेजों से, स्कूलों से, जो चाहेंगे उसमें। लेकिन जितने 1 करोड़ का 5 साल में टारगेट रखा गया है और इन 500 कंपनियों की रोज़गार देने की जो क्षमता है निजी कंपनियों की, वो उतनी है ही नहीं कि वो 500 में उतने रोज़गार ही उन्होंने नहीं दिए हैं, तो इतने लोगों को इंटर्नशिप कैसे देंगी। उस योजना पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब देखते हैं कि उसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कैसे जस्टिफाई करती हैं, अपने जवाबों से कैसे वो विपक्ष को संतुष्ट करती हैं, देश को संतुष्ट करती हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जो सदन की कार्यवाही अभी चल रही है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की, आपको जो जानकारियां हैं वो आपको मिलती रहेंगी डीबी लाइव पर। इसके अलावा जो हमारे नियमित कार्यक्रम हैं, 2 बजे खरी खरी, 4 बजे नज़र और नज़रिया और 7 बजे